संचिता जी, मैं आपको भी को होस्ट बना देता हूँ। संचिता जी, हाँ, क्योंकि बीच में अगर मेरा कॉल बिल आ गया तो आप कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। हरिओम, आवाज आ रही है महोदय? हाँ, आ रही है जी। तो हमने पूर्व कक्षा में हमने अध्ययन किया था धातु थे हमारी कृत धातु। हमने देखा था उसमें जब हम रुधादिगण की धातुओं में जब हम विकर्ण लगाते हैं तो विकर्ण कहाँ लगाते हैं बताइए, कहाँ लगाते हैं विकर्ण, कोई बताएगा? मेरे निरचोन्त्यात् परः अंतिम अच के बाद। तो हमारी धातु का अंग क्या बनता है? कृणत बनता है। क्या बनता है? कृणत। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि अपित प्रत्ययों में क्या सूत्र लगेगा हमारा? श्नसोरल्लोपः। क्या सूत्र लगेगा? श्नसोरल्लोपः। अपित प्रत्ययों के परे होने पर श्नम के आकार का लोप होता है। जब श्नम में आकार का लोप हो जाए तो क्या बनेगा? कृंत बनेगा आपका अंग। क्या बनेगा? कृंत। ठीक है। हमने क्या करा? कृण, हमने कृणत से हमने पित प्रत्यय जोड़े तो कृणत, कृणत्ति, कृणत्सि, कृणत्मि, कृणत्तु। ठीक है। अब जब अपित से जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे? कृंत। तो कृंत प्लस तः, कृंतः, कृंत प्लस अंति, कृंतन्ति, कृंतन्थः, कृंतन्था, कृणत्मि, कृंत्वः, कृंतमः। यहाँ कृणत्मि क्यों जोड़ा हमने बताएंगे कोई? जल्दी बोला करें। मी पित प्रत्यय है इसके लिए, इस कारण से मी प्रत्यय में हमने क्या करा? कृणत तो जोड़ा और जैसे ही हम अपित प्रत्यय वा में गए तो क्या हमने जोड़ा? कृंत जोड़ा। तो कृंतवः, कृंतमः। ठीक है। इस प्रकार आपको समझना है। जब हम आगे जाएंगे तब देखिए दिक्कत कहाँ होती है, जब अकृणत और अकृणत कैसे बनेगा। ठीक है। अकृणत और अकृणत कैसे बनेगा आपका देखिए। आप क्या, ये जो प्रत्यय है आपका, प्रत्यय क्या आएगा? ता और सा। प्रत्यय क्या आएगा महोदय? ता और सा। ता और सा प्रत्यय के परे होने पर धातु को क्या हो जाएगा? प्रत्यय के तकार और सकार का लोप हो जाएगा। किस सूत्र के द्वारा? हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रत्ययम हल। इस सूत्र के द्वारा अपित्त प्रत्यय जो ता और सा हमारे प्रत्यय हैं उनका लोप हो जाएगा। कब? जब वो हलंत धातु के बाद में आएंगे। ठीक है। तो हमारा अंग क्या बना? अकृणत, अकृणत, अकृणत बना हमारा। ठीक है। अकृणत। फिर हमने इसमें क्या सूत्र लगाया? झलाम जशोन्ते। क्या सूत्र लगाया महोदय? झलाम जशोन्ते। झलाम जशोन्ते होने के कारण पद के अंत में ता को क्या हो गया? दा हो गया, तो अकृणत बना। और फिर हमने वाव वसाने से उसे दोबारा चर्थ कर दिया तो क्या बना? अकृणत बन गया। ठीक है। इसी प्रकार अकृणत, अकृणत दो रूप बने हमारे। ठीक है। अकृण कैसे बनेगा? एक सूत्र अब आपको ध्यान देना है। एक सूत्र था दश्च। सूत्र क्या था महोदय? दश्च। दश्च। आप सभी ने सूत्र का ध्यान दिया होगा, पूर्व में पढ़ा है आपने, किसी ने नोट किया है दश्च सूत्र को कि वो क्या कहता है कि दकारांत धातु को, दकारांत अंग को रू होता है ना? हाँ, सिप प्रत्यय के परे होने पर विकल्प से रू होता है। विकल्प से क्या होता है? रू होता है। जब आप कब किसके स्थान पे? द के स्थान, द के स्थान पे मतलब। ठीक है। मतलब द के स्थान पर विकल्प से क्या होता है? रू होता है। तो जब आप विकल्प से द के स्थान पर रू कर देंगे तो क्या बचेगा? रा बचेगा। खरवसान्य विसर्जनीय से जब आप उसे विसर्ग कर देंगे तो क्या बनेगा? अकृणः बनेगा। समझ में आया आप सभी को? अकृणः कैसे बना है? हरिओम। चलिए, कोई कुछ नहीं बोल रहा तो आगे चलते हैं। अब कृंत प्लस यात, कृंत्यात बनेगा महोदय। दकार, बस हमें क्या ध्यान देना है? हमें हमारी जो हमारी जो दकारांत धातुएं हैं उन दकारांत धातुओं में हमको
सूत्र लगेगा हमारा दश्च। सूत्र क्या है? दश्च। तो आपको दश्च सूत्र के द्वारा दकारांत जितनी भी, ये जो तवर्गीयांत जितनी भी धातु हैं उनको क्या करना है, सिप प्रत्यय के परिणाम पर उनके 3 रूप बनेंगे। कितने रूप बनेंगे? 3 रूप। दकारांत तवर्गीयांत धातु के, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमने एक धातु बना लिया आपने, इसके बाद हम बनाएंगे छिद धातु को। एक चीज में भूल गया मैं, जब हम कृंत धातु से ध्वम प्रत्यय लाए, कौन सा प्रत्यय लाए हम महोदय? ध्वम प्रत्यय लेकर आए। तो इसमें भी हमारा सूत्र लगेगा, क्या लगेगा? झरो झरी सवर्णे लगेगा। तो एक बार क्या लग जाएगा? हल से परे झर का लोप होता है सवर्णी झर पर होने पर। एक बार अकृंत ध्वम बनेगा, एक बार बनेगा अकृंत ध्वम, ठीक है। अकृंत ध्वम, क्योंकि जो हलो झरो झरी सवर्णे हमारा यहाँ भी लग रहा है, हर जगह विकल्प से लगता है वो, ठीक है। इस प्रकार अब देखिए धातु है हमारी छिद धातु। धातु क्या महोदय? छिद धातु है हमारी। और जब छिद धातु से हम प्रत्यय कौन सा लगाएंगे? प्रत्यय लगाएंगे हम ती प्रत्यय। ती प्रत्यय लगाएंगे और इस विकर्ण कौन सा लगेगा? श्नम। तो अंग क्या बनेगा हमारा, ये बताइए। पित्त में क्या अंग बनेगा और अपित्त में क्या अंग बनेगा? पित्त में छिनद बनेगा और अपित्त में छिंद। अपित्त में छिंद, ठीक है। छिनद और छिंत। बस आपको क्या करना है, जब छिनद बना और उसके बाद में आप ती लाए प्रत्यय, तो ती प्रत्यय आपका खर प्रत्यय है कि नहीं है? जैसे आप वर्ग का द्वितीय, प्रथम और तीनों शकार लेकर आएंगे तो आपको क्या करना है, द को खरीचा से चर कर देना है, ठीक है। चर कर दिया। खरीचा आपका सूत्र पता ही है, क्या कहता है? झल के स्थान पर चर होता है खर पर होने पर। तो खर पर में मिल गया ती। देखिए यहाँ पर ती मिला तो क्या हो गया? दा को ता हो गया, छिनत बन गया। छिनत प्लस ती छिनत्ती, जैसे आपने बनाया पूर्व में रूप वैसे ही। छिनत्ती छिनता छिंदंती। यहाँ अंतिम में दकार को त क्यों नहीं हुआ? अंति प्रत्यय के पर नहीं, झल नहीं, अजादि अपित प्रत्यय है। अपित वो तो ठीक है। ये बोलिए अजादि अपित प्रत्यय है। मेरा प्रश्न क्या है, उस प्रश्न को समझिए पहले कि यहाँ पर दा को ता क्यों नहीं हुआ, मतलब दा को चर क्यों नहीं हुआ? अजादि अपित प्रत्यय है अंति। नहीं, जलादि में नहीं है। जलादि में है, ये बोलना है आपको। खर प्रत्याहार पर में नहीं है। क्या नहीं है? खर प्रत्याहार पर में नहीं है, ठीक है। तो आप फिर आप छिंदंती, छिनत प्लस सी, छिंसी, छिंथा, छिंथा। अब यहाँ मी वह मा प्रत्यय है। कौन से प्रत्यय आपके? मी वह मा। देखिए अभी मी वह मा प्रत्यय आपके खर हैं क्या? नहीं। तो खरीचा से चर नहीं होगा, अर्थात प्रथम वर्ण ना होकर छिनद ही रह जाएगा। तो छिनद मी, छिंद वह, छिंद महा, ठीक है। मनीष जी, ये अगर पहले छिन्नती में जो किया है तो ती जो है तो उसमें पहला वर्ण ही होने के बाद खरीचा लगने का क्या कारण क्या है? पहला ही वर्ण है तो की जगह पे कई रहने का तो वो सूत्र क्यों लगा है? धातु तो हमारी छिद है ना, छिद धातु क्या हमारी? छिद धातु है। धातु है, हाँ। मुख्य धातु क्या है? छिद। और जब हम उसमें हमने श्नम लगाया तो छिनद बनाया, छिनद, ठीक है। अब छिनद को ती प्रत्यय पर हमने छिंत बनाया, ठीक है। और जब ती प्रत्यय मतलब खर प्रत्यय नहीं आएगा तो छिनद का छिनद ही रहेगा और छिंद का छिंद ही रहेगा, ठीक है। समझ में आपको? बस खरीचा की प्रवृत्ति हो रही है, ठीक है। छिंद प्लस ध्वम में भी आपको कुछ नहीं करना है। अब आपका सूत्र वही दो सूत्र आया दोबारा। सूत्र क्या है? दश्च। सूत्र क्या है आपका? दश्च सूत्र का अर्थ वही सूत्र है। दश्च सूत्र का अर्थ क्या बताया था मैंने अभी आपको? अभी देखिए यहाँ पर अच्छिनत बनेगा। अच्छिनत और अच्छिनद दो रूप बनेंगे, पर जब आप सिप प्रत्यय के पर में जाएंगे तो आपके 3 रूप बनेंगे। कितने रूप बनेंगे? 3 रूप। कैसे? जैसे आपकी धातु थी छिनद, आपका अंग क्या है? छिनद, याद रखिएगा छिनद। और अट का आगम कर दे तो अच्छिनद। इसमें एक विशेष कार्य क्या होता है कि आपका सूत्र है छेचा। सूत्र क्या है आपका? छेचा। जब आप अट का आगम करते हैं तो अट का आगम करने पर क्या बनता है? अच्छिनत बनता है। एक सूत्र पढ़ाया था छेचा सूत्र आप सभी को। क्या करता है वो? यहाँ पर तुक का आगम करता है। जब रस्व वर्ण के बाद में जब आपका
छ बाद में मिलेगा, तो एक हम क्या करते हैं उसके बीच में च बिठा देते हैं। वो च कैसे आता है, वहां हम तुक का आगम करते हैं। किसका आगम करते हैं? तुक्का तुक्का। आगम करते हैं। तुक का आगम। सूत्र को मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, ताकि आप लोगों को स्पष्ट, ये 6 सूत्र को हमेशा ध्यान रखिएगा। है आसान सूत्र, एक ही प्रवृत्ति होती है, इसका एक ही कार्य होता है। ठीक है, छह सूत्र देखिए, आपको दिख रहा होगा। एक मिनट, इसमें लैंग्वेज मॉडल संख्या बता दीजिए। इसमें मेरे में क्या है कि अभी मैंने दूसरे लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो क्या कहते हैं, इस कारण से इसमें अभी हिंदी टाइपिंग सेट नहीं करी मैंने जी। 7-2 109 107 to 109 7 to 109 109 नहीं, 10 नहीं बोल रहा हूँ मैं 6 पूछ रहा हूँ। ईशु गमियांश में वही 6 लगाया था ना। हाँ, ईशु का मीमांसा में वही लगाया था। एक 6 1 क्लियर 22 22 72 हाँ 72 ये नहीं 73 ये आ गया, ये रहा। देखिए सूत्र आपका 6 कहता है ह्रस्व स्वर के बाद में यदि छ होगा तो आपको क्या करना है, तुक का आगम करना है। किसका आगम करना है? तुक का आगम करना है। किसको करना है? तो छ को नहीं करना है, किसको करना है? ह्रस्व स्वर को करना है। ठीक है, ठीक है ना, किसको करना है आपको? ह्रस्व स्वर को। अब आपके जैसे आपका शब्द है, जो आप तुक का आगम कर देंगे, तो यहाँ पर कैसे समझाऊं, तो आपको 6 सूत्र तुक का आगम करना है। तुक का आगम करने के बाद आपको स्तोष नाश्चू से क्या कर देना है? आपको स्तोष नाश्चू से आपको केवल स्तोष नाश्चू से उसको छा के योग में उसको कन्वर्ट कर देंगे चा में। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? अच्छे नद बन जाएगा। ठीक है, आपका पहले आप इसमें ऐसे देख लीजिए। ठीक है, अब अब दष्ट सूत्र क्या करता है बताया मैंने भी आपको। दष्ट सूत्र से प्रत्यय के परण पर आपको क्या करना है? द के स्थान पर विकल्प से रू आदेश करना है, और जब रू कर देंगे तो क्या होगा? उसको खरवसानीय और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब छिंद प्लस यात आया, तो छिंद्यात छिंद्यातान छिंद्यो, क्योंकि यात प्रत्यय कैसा प्रत्यय हमारा? अपित प्रत्यय, तो हमारा अंग क्या बनेगा? छिंद अंग बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए इसी प्रकार आपको सबके रूप बनाने हैं। भेद में हम पित प्रत्ययों में भिन्नत बनाएंगे और अपित प्रत्यय में क्या बनाएंगे? भिंद। ठीक है, तो भिन्नति भिन्ते, क्षुणत को क्षुणति, क्षुणता क्षुण, क्या बनेगा बताइए? क्षुणदंती, क्या बनेगा? क्षुणदंती। ठीक है, इसी प्रकार आपको बनाना है, सभी के रूप बन जाएंगे। कोई आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आए आप रुद्र धातु में। रुद्र में भी इसी प्रकार बनेंगे, रुणद्धि रुंधा रुंधंती। ठीक है, दशा सूत्र लगाना है आपको। इंद्र धातु के रूप बनाने के लिए भी सेम उसी प्रकार बनेंगे। ठीक है, अब जो जिसके रूप चेंज होंगे वो होंगे आपके किसके होंगे? शिंश धातु के। किसके होंगे? शिंश धातु के, क्योंकि यहाँ पर अब ऊपर की जितनी धातु थी वो सारी सारी तवर्गीय धातु है। ठीक है, ये देखिए यहाँ भिद से कृत से लेकर के कृत छिद भिद विद उन्द खिद छिद। ठीक है, त्रिद क्षुद रुद इंद, ये जितनी भी धातु है तवर्गीय धातु है। कैसी धातु है महोदय? तवर्गीय। तो इनको क्या करना है? बस आपको
ये झल मतलब तवर्गीय है, तो इनको झल पर मतलब खर प्रत्याहार के पर इनको क्या कर देना है, चर कर देना है, ठीक है। और जब खर प्रत्याहार पर नहीं मिलेगा तो वैसी की वैसी ही रहेंगी, ठीक है। इंधंती बनेगा, इंध प्लस अंति आएगा तो क्या बनेगा, इंधंती इंधमी, ठीक है। ये ना मत देखिए, ठीक है। अब देखिए रुंधमी, रुणधमी और रुंधवाहा, इसी बार इनधमी इंधवाहा, ठीक है। अब हम समझेंगे शेष दो धातुओं को एक साथ समझेंगे, ठीक है महोदय। एक धातु हमारी शिश पिश, ठीक है। ये दोनों धातुओं को एक साथ समझेंगे, शिश और पिश को एक जैसे ही रूप बनेंगे, ठीक है। क्या क्या बनेगा हमारा, देखिए। अब उसमें हम यदि हम शिश धातु में यदि श्नम विकरण लगाएंगे तो क्या हमारा अंग क्या बनेगा, कोई बता सकता है? अगर शिनश। पित्त के लिए शिंश, ठीक है। शिनश और शिंश पता लगाना आपको क्यों, आपने दोनों में ना बिठाया था, तो दोनों में शिश और शिश के दोनों के बीच में ना आके बैठ गया तो शिनश बन गया। और एक मतलब जो आप अपित में गए तो उसके आकार का लोप कर दिया, किस सूत्र द्वारा, श्नसो रल्लोपहा, ठीक है। अब आपका कुछ नहीं करना है, आपको बस इसको आपका आपको ये बताना वो किसके स्थान पर कार्य करता है, ये बताइए पहले मेरे को। स्टुनाष्टु सूत्र किसके, उसका स्थानीय क्या है, कोई बता सकता है? किशोर महोदय आप भी बता सकते हैं। स और त वर्ग, क्या क्लियर नहीं हुआ, बताइए फिर से। तवर्ग और दंत्य सकार। हाँ, तवर्ग और दंत्य सकार। स्तु कहता है ना, स्तु कहता है, तो स्तु मतलब सकार, दंत्य सकार और तवर्ग। तो जब भी अब आपको दंत्य सकार या तवर्ग मिलेगा बाद में, तो आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट किस में कर देना है, उसको दंत्य सकार और तवर्ग को मूर्धन्य शकार और टवर्ग। हाँ, मूर्धन्य शकार और टवर्ग में। तो जब ता प्रत्यय बाद में मिला तो उसको टा कर दिया, फिर आपको ती ता मिला, उसको दोबारा टा कर दिया, स्टुनाष्टु शिमष्टः। जब अंति मिला तो कुछ नहीं हुआ, जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि अंति प्रत्यय आपका स्टुनाष्टु की प्रवृत्ति होगी, इसमें नहीं होगी। शिनश प्लस मी आया, ठीक है। शिनक्षी को समझिए। पहले ये बताइए, जो शिनश है आपका, इसके बाद में जो शी प्रत्यय है, मतलब सी प्रत्यय है, ये आपका चलिए इसमें स्टुनाष्टु की प्रवृत्ति देखते हैं होती है कि नहीं होती है, ठीक है। ये क्या होता है, शिनक्षी कैसे बनेगा हमारा, अभी यहाँ भी कैसे महोदय, हिंदी का ऑप्शन कैसे आएगा, कुछ पता है क्या? लैंग्वेज एंड कीबोर्ड सिस्टम, एक मिनट। ओ शिनश का वो षडोकसी से षडोकसी फिर आपको क्या करना है, जब आपका शिनश आया उसके बाद आपने लाए प्रत्यय, लाए सी प्रत्यय। सी प्रत्यय लाने के बाद आपने क्या करा, षडोकासी, सूत्र क्या है, षडोकसी। षडोकासी से क्या कर दिया आपने कि सा प्रत्यय के परे होने पर मूर्धन्य शकार के स्थान पे का हो गया, ठीक है। और बाद में आदेश प्रत्ययों से आदेश प्रत्ययों से उसको मूर्धन्य शकार बना दिया, फिर और श मिलकर क्या हो जाएगा, क्षा बन गया, ठीक है। आपका संस्कृत का है। अब देखते हैं चलता है कि नहीं चल रहा। हाँ ठीक है मगर, हाँ अब अभी क्लियर करवा देता हूँ। धातु क्या है हमारी, शिश, दिख रहा है आप सभी को, शिश। प्रत्यय लाए हम सी प्रत्यय लाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
अगर हम सबसे पहले हम यदि हम इसमें आदेश स्टुनाष्टु की प्रवृत्ति हो सकती है क्या इसमें बताइए? नहीं होगी, नहीं हाँ, होगी, उनके बाद स ही पहले स्टुनाष्टु की प्रवृत्ति हो सकती है, ठीक है। स्टुनाष्टु सूत्र की प्रवृत्ति हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि मूर्धन्य शकार के बाद में आपका स्थानीय दंत सकार और तवर्ग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? दंत सकार मिला है आपको, तो मूर्धन्य शकार हो सकता है ऐसे। आप इसे अभी भी मूर्धन्य शकार कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम जो हमारा मेन सूत्र है, हम जिसको मतलब लगाते हैं सबसे पहले, जो मतलब सा प्रत्यय के पर काम करता है, वो क्या करेंगे हम? षडोकशी। हो कहसी, ठीक है। तो सिनश सिनश हाँ, सिनश कर तो दीजिए। अब का बना दिया आपने षडोकासी, फिर का और श बना, अच्छा हाँ शिनश, सही कह रहे हैं। और नुमागम उसका न का प्रत्यय का आ जाएगा ना। अब क्या बन गया? शिनक बन गया हमारा। और अब का और शा, अब सूत्र क्या लगेगा हमारा बताइए? आदेशक प्रत्यय। तो मूर्धन्य शकार हो जाएगा इससे, और मूर्धन्य शकार होने के बाद में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? शिनक्षी बन गया, ठीक है। और कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको क्या करना है, आपको जब आपका बाद में प्रत्यय मिलेगा, आपका कौन सा प्रत्यय है, सकार या तवर्ग मिलेगा, तो आपको उसको मूर्धन्य शकार बनाते जाना है, ठीक है। और यदि सकार मिलेगा तो षडोकासी करके उसको फिर मूर्धन्य शकार करके क्ष बना लेना है, ठीक है। शिमष्ठा कैसे बना, कोई बता सकता है? बहुत छोटे अक्षरों में सूत्र बता दीजिए, यहाँ पर सूत्र कौन सा लगा और यहाँ पर ठ क्यों हुआ? स्टुनाष्टु से। हाँ, तो ट हो जाता ना, ट, यहाँ ठ क्यों हुआ है? था ना। यहाँ पर थ प्रत्यय था, तो ट वर्ग में ठ हो जाएगा उसका। हाँ बिल्कुल, तो था प्रत्यय हमारा यहाँ पर द्वितीय प्रत्यय था, इस कारण से यहाँ पर तवर्ग का भी द्वितीय वर्ण होगा, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। आपको स्टुनाष्टु इत्यादि की प्रवृत्ति धीरे धीरे हो जाती है, मजबूत करेंगे। सिमष्ठा सिमष्ठा शिनश्मी, इसमें नहीं होगा, क्यों? इसमें शा को क्या कहते हैं, क्योंकि मी वा मा प्रत्यय आपका सकार तवर्ग नहीं है। तो शिनश्मी शिंश्वा शिमश्मा, शिनष्टु शिमष्टात् शिमष्टाम शिमशंतु, शिंधी क्या बना आपका? शिंधी। जैसे ही अलग रूप आता है तो आपके मन में घूमने लगेगा। अब देखिए बाद में प्रत्यय के आपके मन में, जैसे देखिए ऐसे विचार करा करें थोड़ा सा कि हमारा रूप बनना शिंधी, ठीक है। और असलियत में होता क्या है ये बताइए? प्रत्यय कौन सा आता है यहाँ पर? ही प्रत्यय। ही प्रत्यय क्या आता है? सदोक अब ही को यहाँ पर ढी बनाए, ही को यहाँ पर ढी बनाए, तो आपका सूत्र क्या है? हुजल भ्यो हेरथी, से जी बनेगा, ठीक है। धातु देखिए आपका अंग है यहाँ पर शिनश, शिनश प्लस हमने क्या करा यहाँ से मूर्धन्य कौन सा प्रत्यय लाए? ही प्रत्यय। अब देखिए ही प्रत्यय हमारा अपित प्रत्यय की नहीं है, अपित प्रत्यय है, इस कारण से हमने क्या कर दिया उसको मूर्धन्य, इसलिए हमने उसके आकार का लोप कर दिया, तो हमें क्या बन गया हमारा? अनुस्वार बन गया, ठीक है, शिम्स बन गया। अब शिम्स के बाद हम ही प्रत्यय लाए, तो देखिए ही शा प्रत्यय आपका झलंत है कि नहीं है? झल में आता है, झलंत है, झलंत होने के कारण हुजल भी हेरदी से ही को धी हो गया। तो जब आपने ही को धी कर दिया, तो अब ये तवर्ग बन गया कि नहीं बन गया? तवर्ग बन गया, अब तवर्ग बन गया। जैसे ही तवर्ग बना तो स्टुनाष्टु की प्रवृत्ति होगी कि शकार के योग में अथवा तवर्ग के योग में तथा को उसको क्या हो जाएगा? तो इसको क्या हो जाएगा? चतुर्थ वर्ण होने पर क्या बन गया? ढा बन गया हमारा, ठीक है। अब देखिए, अब सूत्र लगा आपका, सूत्र क्या लगेगा आपका? शिंश प्लस वो है डी है, क्या सूत्र लगेगा कोई बता सकता है? षडोकासी। षडोकासी मांगता है सा प्रत्यय बाद में, यहाँ सा प्रत्यय सा है क्या बाद में? यहाँ पर नहीं, यहाँ देखिए आपका क अंग का ड होता है, श का ड होता है, वो कौन सा सूत्र है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग कई बार उसको पढ़ते हैं प्रत्यय हमेशा। होगा। शा को हाँ, अब देखिए अब इतना भी बोल दिया द्वितीय होगा, झलाम जश, ठीक है, झलाम जश झसी। याद रखिए कि जब बाद में आपको उससे मतलब नहीं है कि आपका शा आपका क्या है, शा आपका झल में आता है कि नहीं आता है? झल में आता है। और उसके बाद में जब आपका चतुर्थ और तृतीय वर्ण मिलेगा तो उसको भी क्या हो जाएगा महोदय?
तृतीय वर्ण। तृतीय वर्ण होकर डा बन गया। ठीक है, तो क्या बन गया आपका रूप? सिंधी। अब देखिए ये जो डा है ये आपका, ये अब इसमें आप अनुस्वार से ये प्रश्न लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगेगा, क्योंकि हाँ डवर्ग बाद में तो पंचम वर्ण कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? अनुस्वार को पर्ण श्रवण करके सिंधी। ठीक है, समझ में आपको? देखिए जब तक आप प्रक्रिया अपने आप घर पे नहीं घटाएंगे तब तक आपको नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, धीरे धीरे घटा भी रहेंगे आप सूत्र, मैं और भी कोशिश करूंगा आपको बताता रहूं। ठीक है, शिमष्टाम शिमष्टा, शिनशाणी शिनशाव शिनशामा। अशिनट, अशिनट कैसे बना कोई बता सकता है? एक ही प्रक्रिया है, आपको पता है कि उसके लोप हो जाएगा, और जब लोप हो जाता है और यदि झल वर्ण है पद में, मतलब झल है, तो सूत्र क्या लगता है हमारा, बताइए किशोर महोदय? हाँ, अशिनट, अशिनट, अशिनट कैसे बनेगा? अशी वो पदांत वाला है ना, ये तो हाँ ये तो पद बन गया, तो पदांत। जी जी जी, क्या बोलिए? हलंग्या भी दीर्घात से प्रथम हल। ठीक है, हमने लोप कर दिया, त और सा का लोप कर दिया। ठीक है, अब हमारा बना है अशिनश। क्या बना है हमारा? अशीन है। याद रखिए जब तक आप संधि का अभ्यास नहीं करेंगे ना, ये आपका पद बन गया अब, और पद के अंत में झल है कि नहीं है? है। जलाम सूत्र का जलोम लगाएंगे जलाम जशंत से जशंत अगर आ जाएगा। अगर कोई मूर्धन्य शकार को डा कर रहा है, तो यदि पद के अंत में कर रहा है तो झलाम जशुंते कर रहा है, और यदि किसी वर्ण के परे होने पर कर रहा है तो क्या करेगा? झलाम जश झसी करेगा। यहाँ पर आपने देखा कि शाह को ढा कैसे हो गया, आपके मन में प्रश्न आया, तो आपने उसमें बाद वाले पे विचार नहीं किया। आपने बाद वाले पे विचार करते आपको ये देखना है कि ढा हुआ है हमारा, ढा मतलब तृतीय वर्ण हुआ है डा, तो कब होगा? भुजल हेदी करके फिर हमने झलाम जश झसी लगा दिया। ठीक है, अशिनश बन गया। अब इसको हम झलाम जशोंते से क्या करेंगे? इसको दा बन जाएगा, डा बन गया। अब सूत्र क्या लगेगा? वावसानी। विकल्प से चर हो जाएगा तो अशिनट। ठीक है, इसी प्रकार आपका उसमें भी साप्रत्यय में भी आपको यही करना है। समझ में आपको कैसे करना है? साप्रत्यय आएगा वहां पर भी अशिनट और अशिनट ही बनेगा। सा का लोप किया, पद बन गया, कोई नया सूत्र नहीं है। जैसे दश्च था, दश्च एक विशेष सूत्र था कि उसने दा के स्थान पे विकल्प से रू कर दिया, यहाँ कोई सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है, आपका रूप अब बन गया अशिष्टाम अशिंशन अशिनट अशिनशम अशिंशवा शिंशमा शिंशात शिंशातम। ठीक है, आपका रूप बन गया। इसी प्रकार शिंश के इसके तरह ही किसके बनेंगे? पिनश के बनेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पिनश के भी बनेंगे। यहाँ हमने अशिनट बनाया, अशिनट बनाया है, वहां क्या बनेगा बताइए? पिनश में, पिश धातु में, पिंश में अपिनट अपिनट हाँ, अपिनट। ठीक है, क्लियर हुआ। और शिंडी बनाया हमने यहाँ पर क्या बनेगा आपका? पिंश है, पिंडी। ठीक है, पिंडी बनेगा। ओके, यहाँ हमने सी बनाया है, क्षी बनाया है, शिनक्षी। वहां क्या बनेगा? पिनक्षी। आप प्रक्रिया को समझिए, आपको सूत्र का आराम से आपको अर्थ स्पष्ट होगा। ठीक है, तो पिनष्टि पिंष्टा पिंशंति पिनक्षी पिंष्टा पिंष्टा, और ठीक है अपिनट अपिनट। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। हिंस धातु आई, जोड़ते चल लेते हम। अब देखिए हिंस धातु में दो सूत्र लगेंगे आपके, एक सूत्र लगेगा तिप्पिनस्ते है और दूसरा लगेगा सिपि धातु रुर्वा। इन दो सूत्रों को, ये दो सूत्र विशेष लगेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसके रूप बना रहे हैं। कुछ नहीं था, हिनस प्लस ती आया, हिनस्ती हिंसता हिंसंती हिनस्सी हिंस्था हिंस्था हिनस्मी हिंस्वा हिंस्मा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। हिनस्तु हिंस्तात हिंस्ताम हिंसंतु हिंदी। क्या सूत्र लगेगा यहाँ पर, कोई बता सकता है? सकार का लोप हो रहा है यहाँ पर। आपके मन में प्रश्न आया कि यहाँ पर तो सकार गायब हो गया, और कब गायब हो रहा है? धी प्रत्यय के पन्वन पर गायब हो रहा है। कोई सूत्र है आपने जो पढ़ा हो किशोर महोदय? याद करने की कोशिश कर रहे हैं। असिद्ध वदत्र भात याद है आपको?
हाँ मैंने आपको शाहू सूत्र बताया था, 6-4-22 से शुरू होता है उसमें। नहीं वो बताइए, मैंने आपको शाहू सूत्र बताया था सभी को, शाहो हाँ बताया था। और मैंने वहां पर ये कहा था कि यहाँ पर शाहू में शास के सकार का हम उस सूत्र के द्वारा भी लोप कर सकते थे। वो सूत्र क्या था आपका? धीच। सूत्र क्या है? बीच। जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा काम। धीचा, सकार का लोप होता है धी पर होने पर, ठीक है। अभी आपको जैसे दुर्गेश भैया करवा रहे थे ना, संधियों को हम एक बार थोड़ा कैसे दिमाग में समझे, वो मैंने सोचा था कि सबसे लास्ट में करवाऊंगा आपको, ठीक है, जब ज्योतिर्गणित गणित इत्यादि सब हो जाएंगे तब, ठीक है। तो सकार का लोप महोदय जी। संधि का आप थोड़ा कुछ ऐसा शॉर्ट फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में कर देना तो अच्छा। मुश्किल होता है, मैं काफी ट्राई किया लेकिन वो हल संधि में अटकता हूँ। ठीक है महोदय, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। आपका शब्द था अशिनश, ठीक है, सॉरी अशिनश कह रहा हूँ मैं, अभी भी अशिनश लेके बैठा हूँ। हिस धातु। हिस हिस धातु, धातु। हिनस, ठीक है, मीनस। इस धातु है, ठीक है। पहले हिस धातु देखी, प्रत्यय देखा हमने, कौन सा प्रत्यय हमारा, कौन सा प्रत्यय लगा रहे हैं? ही प्रत्यय। ही प्रत्यय लगा रहे हैं। सीधा 5% में हिंस हिंस आएगा। हिंस बन जाएगा, ही प्रत्यय हमारा पित है, हिंस बन गया आपका, ठीक है। अब हिंस बनने वाला आपने देखा कि सा हमारा झलंत है, झलंत होने के कारण होजल भी हो, हेर दी से ही को धी हो गया, धी हो गया। अब धी बनने के बाद में, ठीक है, सकार का हमने क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। क्यों करेंगे? सूत्र क्या है? धीचा। सकार का लोप होता है धा परे होने पर, ठीक है। तो धा का सा का लोप कर दिया। अब जो, तो अब आपका ये जो ना है, इसको परसवर्ण होगा तो क्या होगा? बाद में धा है, तो धा को देखकर परसवर्ण क्या होगा? ना हिंदी बन गया आपका, ठीक है। ये हुआ हिंदी, यही बना है ना, कुछ और तो नहीं बना, देखिए। वही बना है। हाँ हिंदी ही बना है आपका, ठीक है। हिंसता, हिंस्तम। अब जो दिक्कत आती है, जैसे हमको कुछ हम सवर्गीय धातु में हमें कोई दिक्कत नहीं थी, सूत्र क्या लगा रहे थे हम? विशेष सूत्र लगा रहे थे, दश्च। क्या करता था वो दश्च सूत्र, बताएंगे कोई? अल्प से रुक आदेश होता है। विकल्प से रूप करता है। कब करता है? दकारांत। सिप प्रत्यय परे होने। दकारांत और सी प्रत्यय परे होगा। वो दकारांत अंक को करता है सिर्फ प्रत्येक पर। अब ये जो करेगा, ये करेगा, ये प्रत्यय। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी 10 चाहिए लगा रहे हैं, यहाँ पर भी। एक मिनट, सिपी धातु रुर्वा कहाँ लगता है? सिपी धातु रुर्वा, चलिए यहाँ पर भी आपका 10 ही लगेगा, ठीक है ना। कैसे लगेगा 10? कोई बता सकता है? अहिनस था, हिनस था ना आपका, हिनस। हिनस के बाद में अहिनस बना। अहिनस के बाद में प्रत्यय क्या है हमारा महोदय, बताइए कोई? अहिनस के बाद में हमारा प्रत्यय क्या आया? ता और सा प्रत्यय आया, ठीक है। प्रत्यय क्या है हमारा? ता और सा, ठीक है। ता और सा प्रत्यय आए। अब ता और सा प्रत्यय को क्या होता है, कोई बताइए? फलंगा, लोप होता है, लोप होता है। ता का लोप होगा। अप्रयुक्त हल होने से। हाँ एक, तो अब ता का लोप हो जाएगा, ता और सा का। अहिनस बना आपका। अब अहिनस बनने के बाद में आपको याद करिए, कुछ बताया था विशेष? तिप्यंते वाला क्या? नहीं, तिप्यनस्ते छोड़ दीजिए यहाँ पर। अभी अब आपका सा है, अहिनस है, सकारांत है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बन रहा खरवासान है? विसर्जनीय से। नहीं, सा है ना, अहिनस है ना। अभी वहां पर सलाम विशेष जशों, सलाम जशोंते से झलाम जशोंते, ठीक है। अब देखिए, झलाम जशोंते से सा को क्या होता है? सॉरी, तो होगा। नहीं, अब पद आपका पद बना, नहीं बना? पद बन गया आपका। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ससजुषोरु, सूत्र पढ़ा है सबने? क्या कहता है वो, बताइए? स को रूप बनाते हैं। सा को कब बनाता है रू? पदांत में होगा। कब होगा? पद के अंत में। अब यहाँ पर पद के अंत में सा है आपका, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर अहिनस सूत्र में आपका क्या सूत्र लगेगा? सूत्र लगा, सूत्र की प्रवृत्ति हो रही थी आपके ससजुषो रूह की। किसकी हो रही थी?
ससजुषो रू। वो कहता है पद के अंत में सकार को रू होता है। तो जैसे हमने अब तक करते आ रहे थे, जैसे अपठा इत्यादि जो बनते हैं, सा बनता है हमारा सकुर, तो हम अब यहाँ पर भी प्रवृत्ति होगी, होगी कि नहीं होगी उसकी प्रवृत्ति? होगी प्रवृत्ति। तो यहाँ पर सा को रू प्राप्त था। क्या प्राप्त था? सा को रू प्राप्त था। और एक सूत्र आया आपका, सूत्र क्या आया आपका? सूत्र टिप्पे नस्ते है। सूत्र क्या है? वो कहता है कि टिप प्रत्यय के परिणाम पर सकार के स्थान पर द होता है। टिप प्रत्यय के परिणाम पर सकार के स्थान पे क्या होता है? होता है। देखिए उसका देख लीजिए आपको मैं, अब तो आ गया मेरे पास। तो टिपि परतः क्या लिखा है? टिपि परतः सकारांतस्य, सकारांतस्य माने सकार अंत में हो, सकारांतस्य पदस्य मतलब पदांत सकार को क्या होता है? दकार आदेशः भवति। क्या होता है महोदय? दकार आदेशः भवति। तो जितनी भी आपकी धातु ऐसी आएगी जिसमें अंतिम में स मिलेगा और उसके वो पद के अंत में होगी, तो उसका रूप क्या बनेगा? जैसे अचकास, चकास धातु आती है, धातु क्या आती है आपकी? चकास। और चकास का रूप क्या बनेगा? सा को दा कर दिया, अचकाद अचकाद। इसी प्रकार यहाँ पर धातु आपकी क्या धातु है आपकी यहाँ पर? हिनस। अहिनस। अहिनस। और सा के स्थान पे दा कर देंगे किस सूत्र के द्वारा? टिप्पे नस्ते है। तो क्या बनेगा आपका अंग? अहिनद। अहिनद। अहिनद बना। क्या बनेगा? सा के स्थान पे दा कर दिया तो अहिनद। और फिर जब दा बन गया आपके स्थान पे, तो आपको पता ही है फिर वाव आने से अहिनत। ये सूत्र की प्रवृत्ति क्यों करनी पड़ी हमें, ये बताइए कोई। नहीं तो दो सकारबाजी में आ जाते हैं ना। नहीं, अगर नहीं करते तो क्या होता? ससजुषो रू से रू हो जाता। क्या हो जाता? खरवास। फिर अही नहा हो जाता, अही नहा हो अही ना बन जाता। ठीक है। अब आपके बीच में से कोई प्रश्न उठा दे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं आपको एक वैसे बता रहा हूँ, कोई वो मत समझिएगा कि अब आप में से कोई बीच में से प्रश्न उठाए कि नहीं हम ससजुषो रू नहीं लगाएंगे, हम ससजुषो रू नहीं लगाएंगे। मैं पूछा क्यों नहीं लगाएंगे? कह रहे हम यहाँ पर सा को दा कर देंगे। किस सूत्र के द्वारा कर देंगे? झलाम जशोंत से। किस सूत्र के द्वारा करेंगे? झलाम जशोंत। झलाम जशोंत। अब झलाम जशोंत क्या कहता है? झल के स्थान पर जश होता है, तो जश यदि सा के स्थान पर दा होगा तो क्या होगा? जश होगा तो क्या होगा? दा होगा। क्यों? दा का स्थान है दंत और तवर्ग में बैठेगा दा बैठेगा, तो दा बना सकते हैं हम। और दा बना करके हम इसको फिर वापस चल करके अहिनत भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये सूत्र विशेष बनाने की क्या जरूरत है? कह रहे आपकी बात बिल्कुल सही है, पर जहां पर झलाम जशोंते और ससजुषोरु की एक साथ प्रवृत्ति होगी, वहां पर सूत्र क्या लगेगा आपका? ससजुषोरु ही लगेगा। क्या सूत्र लगेगा आपका? तो मतलब ससजुषोरु ने सूत्र ने किसको बांध दिया? झलाम जशोंते को बांध दिया। अब ससजुषोरु की प्रवृत्ति हो रही थी, पर हमें दा ही करना था, इसलिए ससजुषोरु के लिए को बांधने के लिए एक विशेष सूत्र बनाना पड़ा। सूत्र क्या है? टिप्पे नस्ते है। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद एक और बात एक चीज और समझ लीजिए। इसके बाद मैं आपको तीन सूत्र, ये तीन जो सूत्र हैं इनको क्रम से अष्टाध्यायी के क्रम से समझने की कोशिश कराऊंगा। ठीक है, अब इसी प्रकार भी आपको क्या करना है? अब आप ये सूत्र टिप्पे नस्ते कहाँ करता है? टिप प्रत्यय के परिणाम पर करता है। और क्या करता है? केवल दा करता है। केवल क्या करता है? दा करता है। पर लेकिन अब से एक सूत्र बनाया, सिपि धातु रुर्वा। क्या सूत्र है? सिपि धातु रुर्वा। ये कहता है कि यदि सिर प्रत्यय पर होगा तो रू कह रहा है, रू और वा मतलब क्या होता है? विकल्प से। और रू मतलब सा के स्थान पर रू आदेश हो जाएगा। तो जब आप दो पक्ष करेंगे, ठीक है, आपका अहीनस है। ठीक है, क्या है आपका? अहीनस, और उसके बाद स प्रत्यय आ गया। तो ये सूत्र का अर्थ फिर से बताइए ना, लिख लेंगे। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से आपको। ठीक है, आप दिक्कत मत लीजिए। आप अहीनस आपका बन गया। ठीक है,
ये अहिनस आपका था, तो आपने एक सूत्र क्या पढ़ा, सिपि धातु रुर्वा। ये सूत्र कहता है कि स के सिप प्रत्यय के परे होने पर, सिप प्रत्यय आया बाद में स, सिप का स आया, तो ये कहता है कि सिप प्रत्यय के परे होने पर क्या होता है, सकारांत पद को क्या होता है महोदय, एक पक्ष में दा होता है और दूसरे पक्ष में रू होता है। एक पक्ष में दा होता है, दूसरे पक्ष में क्या होता है, रू होता है। सा का तो हमने लोप कर देंगे। अब एक पक्ष में हम करेंगे इसको दा और दूसरे पक्ष में क्या करेंगे, इसको रू, और रूक में ऊ की संज्ञा करके रा बचाएंगे। अब अहिनत, अब जब दा होगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, वाव वसाने से चल करके दो रूप बना लीजिए, अहिनत और अहिनत, ठीक है। और जब अहिनर होगा, जब रू करेंगे तो क्या हो जाएगा, खर वसाने विसर्जनी से विसर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा, अहिना। ये 3 रूप बने आपके। अब इधर देखिए, सिपि धातु रुर्वा, टिप्पिनस्ते और दश्चा, ये तीनों सूत्र एक साथ दिए हैं आपके, ठीक है ना। ये तीनों सूत्र कैसे दिए महोदय, आपके साथ एक साथ दिए हैं, ठीक है ना। यहां से आपकी को समझना है आपको, ठीक है। क्या समझना है आपको, यहां से आपको समझना है, ठीक है। सबसे पहला सूत्र आपका तिप्पिनस्ते है, ठीक है। ये कहता है सहा में कौन सी विभक्ति है, सहा में आपके षष्ठी विभक्ति, कौन सी विभक्ति, सहा में षष्ठी विभक्ति, ठीक है। और दह अनुवृत्ति आ रही है आपकी किस किसके, देखिए पहले समझे, इस पहले सूत्र को ही समझते हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, तीनों सूत्रों का एक साथ अर्थ बता रहा हूं आपको, ठीक है। इन तीनों सूत्रों को एक साथ समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तिपी, सबसे पहले तिपी आया, मतलब सूत्र में तिपी दे रखा है इन्होंने। तिपी मतलब क्या है, तिप प्रत्यय के परे पर कार्य करेगा। कहाँ करेगा ये सूत्र कार्य, प्रत्यय परे होने तिप प्रत्यय के परे। और हाँ स्थानीय, मतलब स्थानीय निमित्त हो गया आपका, ठीक है ना। अब कह दिया इन्होंने अनस्ते है, अनस्ते है मतलब ये निषेध कर रहा है, ये न अस्ते है अनस्ते है, कह रहा है अस धातु को छोड़कर, किसको छोड़कर, धातु को छोड़कर, अर्थात ये सूत्र जो भी कार्य करेगा वो अस धातु में नहीं करेगा, ठीक है। अस धातु में नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आया आपको, इतना समझ में आया। सूत्र का अर्थ इतना ही है, तिपी और अनस्ते है कि तिप परे होने पर अस धातु को छोड़कर। अब कोई अर्थ बना, नहीं बना, तो हमने क्या करा, अनुवृत्ति करी। क्या करी हमने, अनुवृत्ति करी। किस किसकी अनुवृत्ति करी हमने, दाह की और साह की। किस किसकी अनुवृत्ति करी बताइए, साह की। अब ये साह में आपकी षष्ठी विभक्ति है, तो अब आपका स्थानीय क्या है, आपका साह। स्थानीय क्या है आपका, साह, मतलब सा के स्थान पर आदेश हो गया दा, तो सा के स्थान पर दा होता है, कब होता है, प्रत्यय पर होने पर, ठीक है। तो हर जगह आपकी धातु यदि सा होगा, उस सा को क्या कर, अब इन्होंने पदस्य से जोड़ दिया कि हर जगह सा को दा नहीं कर देना, कि तिप प्रत्यय पर में मिला। और आपने, क्योंकि अगर जैसे आपका ये देखिए, यहां पर हमने क्या बनाया था, देखिए हिनस्ती बनाया, ठीक है, हिनस्ती बनाया, समझिएगा। यहाँ पर सा है कि नहीं है, सा है, सा के स्थान पर द कर दीजिए, क्योंकि बाद में पित प्रत्यय है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी शर्त घट, यहाँ भी शर्त घट रही है कि नहीं घट रही है, इस सा के स्थान पर द हो जाएगा, पित तिप प्रत्यय बाद में है, तिप तिप है ना बाद में, तिप क्या कह रहा है सूत्र, पर वो ये कह रहा है कि वो सकार भी कैसा होना चाहिए, पदांत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पदांत। पर यहाँ पर हमारा सकार तो है पर पदांत नहीं है। पदांत है क्या यहाँ पर, नहीं, इस कारण से यहाँ पर नहीं लगा, ठीक है। तो आपको सूत्र का अर्थ समझ में आया, सूत्र का क्या अर्थ है बताइए, अब कोई बता सकता है, मैं बता, एक बार मैं बताता हूँ, उसका आप एक बार आप बोलिएगा, ठीक है। तिप प्रत्यय के परे होने पर, तिप प्रत्यय के परे होने पर सकारांत पद को दकार आदेश होता है, सकारांत पद को दकार आदेश होता है, अस धातु को छोड़कर, अस धातु को छोड़कर। अस धातु में ये सूत्र का कार्य नहीं लगेगा। तो तिप्पिनस्ते सूत्र ने
हमारा स्थानीय यहाँ पर स है और आदेश क्या है द, ठीक है ना, याद रखिएगा। स्थानीय क्या है हमारा स और आदेश है द, निमित्त है तिप, ठीक है। अगला आया हमारा सूत्र सिपि धातुरुर्वा। अब इसने जैसे ही इसने तिपी बोला, तिप ऊपर तिप था, यहाँ पर इसने सिप बोल दिया, अर्थात ये सिप में कार्य करेगा, तिप हट जाएगा, ठीक है। कहता है सिपि धातु रुवा। अब इसमें भी आपकी अनुवृत्ति आ रही है, किसकी अनुवृत्ति आ रही है, स की। स ये भी कहता है कि स के स्थान पर द होता है, स के स्थान पर क्या होता है, स के स्थान पर द होता है, पर इसने बोल दिया बा, रू वा में कहने का मतलब क्या है, विकल्प से रू भी होता है, ठीक है। एक पक्ष में क्या प्राप्त, क्या होगा, द होगा, ठीक है, और दूसरे पक्ष में रू हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि वा बोलने पर आपको द पकड़ना है एक पक्ष में, क्योंकि द की अनुवृत्ति आ रही है, किस सूत्र से आ रही है, पीछे से आ रही है, ठीक है, जैसे हमने तिप्प नस्ते में किया। इसके बाद आपको सूत्र का अर्थ समझ में आया कि ये सकारांत पद को कर रहा था कार्य, इस सा के स्थान पर द होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगला वाला सूत्र क्या है, दश्च। इसने कह दिया कि द के स्थान पर भी रू हो जाए विकल्प से। क्या बोला इसने, द के स्थान पे भी रू हो जाएगा विकल्प से। कब होगा, सिप प्रत्यय के परे होने पर। यहाँ पर इसने स्थानीय चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया यहाँ पर इसने, स्थानीय। कार्य दोनों का एक ही है, सिपि धातुरुर्वा और दश्चा का कार्य एक ही है। ये क्या करता है, ये विकल्प से रू करता है कि नहीं करता है, विकल्प से रू, और एक पक्ष में द करता है, सिप प्रत्यय परंपरा। ये भी विकल्प से रू करेगा, एक पक्ष में द करेगा, पर ये सा के स्थान पर करता था और ये किसके स्थान पर करेगा, दश्चा। चा बोलने मतलब और, द के स्थान पर भी करना है आपको। समझ में आया आपको तीनों सूत्रों का अर्थ, बताइए फिर से एक बार समझिए। तिप्पिनस्ते सूत्र आया, उसने कहा ये तिप्पिनस्ते सिपि धातुरुर्वा, ये सकारांत पद को लगते हैं। किसको लगते हैं, सकारांत पद को। सकारांत पद को, सकारांत पद को द आदेश करते हैं तिप प्रत्यय के परिणाम पर, और एक करता है सिप प्रत्यय के परिणाम पर। जो तिप प्रत्यय के परिणाम पर करता है वो तिप्पिनस्ते है, और जो सिप प्रत्यय के परिणाम पर करता है वो कौन सा सूत्र है, सिपि धातुरुर्वा। बस क्या दिक्कत होती है, ये जो कार्य तिप्पिनस्ते करता है नित्य सकार के स्थान पर दकार आदेश, ठीक है, और ये करता है सिप के स्थान पर दकार आदेश करता है, नित्य करता नहीं है, विकल्प से करता है। एक पक्ष में विकल्प से द करता है, दूसरे पक्ष में रूह कह दिया, रू कर दिया, ठीक है। फिर दश्च सूत्र ने कह दिया कि आप सकार के स्थान पर जो कार्य कर रहे थे, अब वो आपको दकार के स्थान पे भी कार्य कर रहे हैं, दश्च। समझ में आया, क्लियर, आपका रूप आपका बन गया। अहिनत, अहिनत बना आपका, और जब आपने सूत्र लगाया आपने अहिनस था, हिनस था, सिपि धातु रुर्वा लगाया तो क्या बना, अहिनः, एक पक्ष में रू हो गया तो विकल्प से हो गया, ठीक है। समझ में आपको क्लियर। हिंस किसी का कोई प्रश्न इसमें? महोदय लास्ट धातु करने के बाद एक बार आप वो जलाम जशवंते ससुजो रू और तिप्यंते को थोड़ा कनेक्ट कर दीजिए। ये तीन सूत्र तो क्लियर हो गए। हाँ ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी किस किसको ये जलाम जशवंते और ससुजो रू, और उसको बांधने के लिए तिप्यन, ये तिप्यन वाला आया हो। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। वो तीनों को आप लिंक करके तो सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक सूत्र, अब धातु आती है, त्रिह धातु है। धातु क्या है आपकी? त्रिह। अब इसने कह दिया कि त्रिह धातु को इम आदेश होता है। क्या होता है त्रिह धातु को? आदेश। इम आदेश नहीं, इम आगम होता है। ठीक है, इम क्या होता है? आगम होता है। कहाँ होता है? तो कहते हैं हलादि पित्त प्रत्यय के परे होने पर। कहाँ पर होता है? केवल हलादि पित्त। अब आपको हलादि पित्त, सभी हलादि पित्त प्रत्ययों के लिए आपको अंग बना लेना है। कैसे अंग बनाना है? कि इम आगम करने के बाद, ठीक है, धातु आई, सभी लोग देखिएगा, धातु आई त्रिह धातु, त्रिह धातु आई, लगाया हमने श्नम विकरण। क्या विकरण लगाया हमने? श्नम। पित्त प्रत्यय में लगा रहे हैं तो क्या लगेगा? ना लगा तो ना लगा। और मेरा प्रश्न ये है, यहाँ ना को ना किस सूत्र के द्वारा होगा बताइए? वार्तिक के द्वारा होगा।
नो रू वाला है ना ये, रू री के रू बाद वर्णानस्य रू वर्णन वाले से होगा। हाँ, मतम वाच्यम, वाच्यम। ठीक है। आपको समझ में, आपको ना को ना कैसे हो गया, ठीक है ना। आप लोग इतना बोलने लग गए हैं अब पहले से, तो आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। तृणहा बन गया आपका। तृणहा बनने के बाद में अब आपका, तृणहा बनने के बाद में देखिए अब आपका सूत्र कहता है तृणहा इम। ये कहता है कि तृणहा शब्द, तृणहा को क्या हो जाएगा, इम आदेश हो जाएगा, इम आगम होगा। क्या होगा, इम आगम होगा। तीन आगम। अब जैसे ही आपने देखा कि अरे इसमें तो मकार की संज्ञा है, तो कहाँ बैठेगा, मिदचोंत्यात पर। अंतिम अच के बाद, अंतिम अच के बाद मित आगम है। ठीक है। नीचे दियो। अंतिम अच क्या है हमारा, नौ का न का अ। नौ का अ। इसके बाद मैंने ई बिठा दिया, ठीक है। अब जैसे ही ई बिठा और ये आपस में मिला, तो क्या सूत्र, क्या संधि प्राप्त हुई यहाँ पर, बताइए। आद गुण अदगुण। बिल्कुल, आद गुणा। आद गुणा से गुण हो गया, और आपका अंग क्या बन गया, आपका ऋणे त्रिणेह। मैं कैसे बना, इम आगम किया हमने, अंतिम अच के बाद बिठाया, फिर उसमें अच और ई में हमने गुण कर दिया, तो त्रिणेह बन गया। ये जो इम आगम हो रहा है कहाँ हो रहा है, केवल बताएंगे कोई, पित प्रत्यय में। हलादि पित्त में, हलादि पित्त, केवल हलादि पित्त में। तो याद रखिए, केवल हलादि पित्त में होना, तो केवल हलादि पित्त प्रत्यय के लिए आपको क्या बनाना है, त्रिणेह बनाना है। और हर जगह क्या बनेगा, अजादि पित्त में क्या बनेगा, तृणः। अजादि पित्त में तृणः, ठीक है, तृणः, ठीक है। और अपित प्रत्यय में क्या बनेगा, ठीक है, तृण्ह। अब आपको समझ, त्रिणेह, तृण्ह, तृणः और त्रिम्ह, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जैसे ही हा को देखा, तो आपने समझ में आ गया होगा आपको, हा को देखते ही कौन सा सूत्र आता है, होढ़ा। अब जैसे ही आपने होढ़ा को देखा, अरे फिर दिक्कत आ गई। अब हा कभी हा के स्थान पे ढा करेंगे, फिर ढा को, फिर बाद वाले को फिर हम फिर स्टुनाष्टु से ढा बनाएंगे। मैं बताता हूँ एक बार, देख, ठीक है। अब आपका अंग बना है त्रिणेह बना, क्या बना आपका अंग, और इससे प्रत्यय लाया, ती प्रत्यय लाए, ठीक है। ती प्रत्यय लाए हम, और जैसे हमने सोचा कि अरे हो ढा, सूत्र क्या है, हो ढा, तो ढा कर दिया आपने, त्रिनेट बन गया। अब देखिए ये आपका झष है कि नहीं है, जब हम हो ढा से ढा बनाते हैं तो वो झष बन जाता है। क्या बन जाता है वो, झष। झष अर्थात चतुर्थ वर्ण बन जाता है। चतुर्थ वर्ण बनने के बाद में, उसके बाद में जब भी ता और था मिलेगा, तो उसको क्या बना देगा, वो धा कर देगा। क्या कर देगा, धा। सूत्र क्या है, झषस तथोर्ध्व। माते के कक्षा में अभी आप लोग जाएंगे, जब लोग, अगर वो लोग समझेंगे ना अब, तो उनको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा आपको सारी चीजें, क्योंकि मैंने आपको एक संज्ञा, सत्वादि, चार कार्य, धात्वादेश, अंग कार्य सब कुछ समझाया, ठीक है। माती का कक्षा में तो अब झषस तथोर्ध्व से क्या हो गया, ता को ती के स्थान पे क्या हो जाएगा, धी। अब कौन सा सूत्र की प्रवृत्ति होगी, कोई बताइए, क्योंकि पूर्व में ढा है, टवर्ग है, हाँ नहीं, पहले ये देखिए, पूर्व में टवर्ग है और बाद में तवर्ग है, तो स्टुनाष्टु से क्या हो गया, इसको धा चतुर्थ वर्ण, इसको क्या होगा, ढा, धी हुआ। क्या हुआ, धी। अब ढोड़े लोपा, ये जो सूत्र था ना, ढोड़े लोपा रोरी, ये मैंने व्याकरण जब पढ़नी स्टार्ट करी थी, सबसे पहले ये इन सूत्रों को याद हुआ था मेरे को, ये कि एक ढा के पढ़ने पर दूसरे ढा का लोप करना है। तो फिर ढा का लोप कर दिया, तो क्या बना, त्रिनेधी। यहाँ दीर्घ झलो पे पूर्व से दीर्घ होना क्यों नहीं लगेगा, भरत महोदय है क्या, भरत महोदय नहीं आया आज कक्षा में, है तो सही, दिख तो रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर ढोड़े लोपा
ढलो पे पूर्व से दीर्घ हो ना, इसलिए नहीं लगेगा, वो पूर्व में अण हो। पूर्व में किसको दीर्घ करता है? अण को। अण मतलब अ ई उ को दीर्घ करता है केवल। किसको दीर्घ करता है? केवल अ ई और उ को दीर्घ करता है। और यहाँ पर अ और ई और उ कुछ नहीं है, आपका क्या है यहाँ पर ए है, इस कारण यहाँ पर ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना नहीं लगेगा। ठीक है, हर चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, इसलिए आपको समझना है। अब त्रिनेडी बना। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको ता प्रत्यय, अब आपको ये करना है हमेशा, होढ़ा से ढा करना है, ता और फिर होढ़ा से के बाद क्या करना है, फिर आपको झषस तोड़ धोधा से ढा करना है, जो बाद में जो ता या था होगा, फिर उसके बाद में फिर उसको नाश टू लगा करके फिर पूर्व वाले ढकार का लोप करना है। ठीक है, अगला रूप क्या बना है? त्रिंढा। ठीक है, क्या बना है आपका? त्रिंढा बना है। एक सामान्य छोटा सा समझे हमने क्या करा, हा को हमने ढा बनाया, फिर ढा को निमित्त मान के हमने फिर बाद वाले को ढा उसको क्या बना दिया, उसको धा बनाया, फिर उसको ढा कर दिया, फिर बेकार बाद में खुद जो हा था, जो होढ़ा के द्वारा जो ढा बना था, उसका ही हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया। क्या कर दिया हमने? उसका लोप कर दिया। यदि हम इसका एक इस प्रकार भी हम यदि हम किसी को आराम से समझाएं सरल तरीके से, तो मैं ये भी कह सकता था कि यदि ता या था प्रत्यय बाद में है, तो उसको ता को ढा कर देना है और हा का लोप कर देना है। तो बताइए आपका रूप बनेगा कि नहीं बनेगा? मैं अगर ये कहूं कि हा का लोप कर देना है और जो यदि बाद में ता या था प्रत्यय है, तो उसको ढा बना देना है। क्या बना देना है उसको? ढा। तो आपके सारे रूप बन जाएंगे। आपको बस इतनी चीज आपको दिमाग में रखनी है, किसी को बताना नहीं है आपको। बस आपको इतना याद रखिए कि ता या था प्रत्यय बाद में मिलेगा, उसको ढा बना दीजिए ता या था को, ठीक है ना, और हा का लोप कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए, वैसे ये कोई मैं आपको सामान्य तौर पर बता रहा हूँ। आपका शब्द क्या था? त्रिनेह था, और यहाँ प्रत्यय क्या था आपका? ती था। और यहाँ पर भी आपका त्रिन्न था, और प्रत्यय आपका क्या है? तह। ठीक है, ध्यान समझिएगा। मैंने अभी आपको क्या कहा, आप अपने मन में इतना बिठा लीजिए, केवल एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको, कि आपको तुरंत एकदम से कैसा जाए। आप हा का लोप कर दीजिए, और यदि बाद कब करेंगे हा का लोप? जब बाद में ता या था हो, जब बाद में ता या था हो, और ता और था को क्या करना है? कन्वर्ट कर देना है किसमें? ढा में। किसमें कन्वर्ट करना है? ढा में। तो अब बाद में ता या था मिला, तो पहले ता मिल गया, तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए पहले ढा में। किसमें कन्वर्ट कर दीजिए? ढा में। ये मिलाकर सूत्र जो कार्य, मतलब मेन सबको मिलाकर जो कार्य होता है वो बता रहा हूं मैं। ढा कर आपने और हा का लोप कर दीजिए, क्या बन गया आपका? त्रिनेढ़ी। ठीक है, अब तह प्रत्यय मिला आपका, तह प्रत्यय। ठीक है, अब आपका तह प्रत्यय, तो मैंने क्या कहा कि हकार का लोप कर दीजिए। कब करेंगे हकार का लोप? पहले ता को, ता या था हो, उसको ढा बना देना। इसको ढा बना दिया हमने। क्या बना दिया? और हा का लोप कर दिया, तो क्या बन गया आपका? और इसको ये जो अनुस्वार है, फिर तो ये परसवर्ण हो ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा? परसवर्ण। त्रिंढा। ये एक सामान्य तरीका बताया मैंने। देखिए क्या, इसको आप इस टेक्निक को अपनाएंगे ना आप, तो आपको कुछ नहीं, आपको ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्या है, कार्य क्या हुआ, मैंने आपको वो समझा दिया कि ता या था को हमने ढा कर दिया, और एक और हा का लोप कर दीजिए, बस इतना। पर ये कोई सूत्र नहीं है, ये एक दिमाग में बिठाना है। ठीक है ना? अब आपको चलिए, अब बताइए। अब टी मिला, टी मिला आपको, आपने क्या कर दिया? टी को कन्वर्ट कर दिया किसमें? ढी में, क्योंकि ता है। ढी में कन्वर्ट कर दिया और हा का लोप कर दिया, तो हा का लोप त्रिनेढ़ी बन गया। त्रिन्न प्लस ढा आया, ता को कन्वर्ट कर दिया किसमें? ढा में कन्वर्ट कर दिया, और हा का लोप कर दिया, क्या बन गया? त्रिंढा। त्रिन्न प्लस अंति आया, टी प्रत्यय नहीं आया, तो अब उसको क्या कहते हैं? हकार का लोप भी नहीं होगा और ढा भी नहीं होगा, तो को जोड़ दिया त्रिन्हन।
ऋणेक्षी वो वापस वही आया। हेलो लोकशी वाला। हरिओम, आवाज आ रही है महोदय? हाँ आ रही है, बीच में कट गई थी। हाँ। अभी आ हाँ रही है। वो फोन आ गया था। अब देखिए त्रिनेक्षी कैसे बना? तो आपका क्या था पहले? क्या था पहले बताएंगे कोई? त्रिनेह प्लस सी, ठीक है। अब त्रिनेह था, होढ़ा से ढा कर लिया, फिर षडोकासी से क्या कर लिया, उसको ढा को दोबारा का बना लिया। सूत्र याद है ना? षडोकासी वो शा के स्थान पे करता है और ढा के स्थान पे करता है। तो ढा जैसे आपने होढ़ा से हा को ढा बनाया और फिर उसमें क्या कर दिया, षडोकासी ने उसको सा प्रत्यय के बना, उसको क्या कर दिया, सा बना दिया, दोबारा का बना दिया। तो का और फिर आदेश प्रत्ययों से आपने क्या करना है, बस मूर्धन्य षकार का और फिर जोड़ दिया, त्रिनेक्षी बन गया। अब वही प्रक्रिया करिए। त्रिंढा आपका त्रिन्ह बना और प्रत्यय क्या है आपका प्रत्यय आया। मैंने क्या बताया संचिता भगिनी जी, बताइए, आप बताइए। त या थ प्रत्यय पर होने पर हकार का लोप होगा और प्रत्यय का ढ हो जाएगा। था प्रत्यय को क्या हो जाएगा, ढ हो जाएगा। और फिर वो हकार का लोप कर दिया। हाँ। और याद रखिएगा ये कोई सूत्र नहीं है, मैं आपको सारे सूत्रों का मिलकर अर्थ बता रहा हूँ, ठीक है ना? जो कार्य होता ही है, ठीक है ना? त्रिंढा त्रिंढा ऋणेहमि, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? हकार का लोप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाद में ता और था प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना? त्रिणेहमि त्रिन्हा त्रिम्हा, ठीक है। त्रिणेढु तो त्रिणेह बना है, त्रिणेह प्लस त्रिणेह क्यों बनाया आपका? कि है हलादि पित्त है, इसलिए बना है। त्रिणह इम सूत्र से हलादि पित्त में त्रिणेह बना है। अब बताइए तू प्रत्यय है आपका, जैसे तू प्रत्यय बाद में मिला तो तू को कन्वर्ट कर दिया ढू में और हकार का लोप कर दिया तो त्रिणे ढू। त्रिन प्लस तात प्रत्यय आया, तात को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ढा में, तो ढात बन गया और हकार का लोप कर दिया त्रिन ढात। समझ में आपको? ये बहुत आसान तरीका है इसको समझने का। इसको ही नहीं समझने का, आप जो आपने अदादिगण की पीडीएफ खोली है क्या? मैंने अदादिगण की पीडीएफ नहीं खोली शायद मैंने। तो अदादिगण की पीडीएफ में भी जो मैंने वो बनाया ना आपको, उसके रूप में बनाए हैं, उसको रूपों को भी एक बार हम करेंगे, ठीक है ना? अभी थोड़े पहले ये आपके रूप बन गए, इनको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अत्रिनेट और अत्रिनेट कैसे बना, कोई बता सकता है? अलंग्याभ्यो दीर्घात उससे हाँ बस उससे आपने लोप कर प्रत्यय का लोप होगा जी। जलाम जशोंते से पे भावावसानी से। अब जलाम जशोंते हा के स्थान पे यदि करेगा तो क्या करेगा, आपको पता है कभी? हा के स्थान पे यदि जलाम जशोंते हा के स्थान पे जश करेगा तो क्या करेगा? हा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और कंठ में यदि वो तृतीय वर्ण करेगा तो क्या होगा? कंठ में गा होगा। क्या होगा? गा। अत्रिनेक बनने लगता, पर यहाँ पर तो अत्रिनेट बन रहा है, इसलिए ध्यान रखिए हा का उच्चारण स्थान है कंठ, और यदि आप जश करोगे कंठ में तृतीय वर्ण करोगे तो गा होगा, तो यहाँ पर तो ड हो रहा है। सूत्र आपने पढ़ाई है, सूत्र क्या आपका? होढ़ा। सूत्र क्या आपका? होढ़ा। अब होढ़ा से आप होढ़ा को लगाना तो भूल ही गए, जब आपने उसको ढा कर दिया तो ढा चतुर्थ वर्ण हो गया, फिर झलाम जशोंते से उसको क्या कर दिया, ढा को चतुर्थ को तृतीय कर दिया ड, फिर वावसान से टा। क्लियर? समझ में आपको? ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं, आपको वही करना है। यहाँ पर हकार का लोप क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बाद में ता या था नहीं है, इसलिए हकार का लोप नहीं हो रहा, ठीक है ना? त्रिन्यात त्रिन्यातम त्रिन्यु, आपका ये रुधादिगण कंप्लीट हो गया, ठीक है आप सभी का। एक बार मैं आपको एक बार अदादिगण में मैंने एक लीह धातु के रूप चलाए थे। हाँ, लीह दीह और दूह तीन धातु में। हाँ, अब दूहा को घटा, दूहा के लिए हम दूसरा करेंगे, ठीक है ना? या फिर देखते हैं दूहा के लिए भी क्या कर सकते हैं, ठीक है ना? कहाँ गई पीडीएफ? अदादिगण की पीडीएफ ये रही। हाँ ठीक है, डॉक्यूमेंट अनअवेलेबल। चलिए, नसीब ही खराब है हमारा। अब एक बार
नहीं, ये डॉक्यूमेंट नहीं खुल पा रहा है। फिर भी आप देखिए, आप लोग के पास होगा, पुस्तक होगी ना आप लोग के पास। तो आपने धातु क्या थी आपकी? लीह धातु थी। कौन सी धातु थी? लीह। हरिओम, हेलो। जी हाँ महोदय। महोदय। धातु आपकी क्या थी? लीह धातु। मैं भी निकाल लेता हूँ एक बार कि ये जो मैं घटा रहा हूँ ये घट रहा है कि नहीं घट रहा है। हाँ, घट रहा है, पूरा का पूरा घट रहा है। बस एक चीज और करनी पड़ेगी आपको इसमें। लीह धातु आई तो मैंने क्या कहा कि आपको क्या करना है, टी प्रत्यय, ता या था प्रत्यय बाद में मिलेगा तो आपको कन्वर्ट कर देना उसको किसमें? ढा में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और ढा में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, उसको हकार का लोप कर देना है। तो लीह धातु में हकार का लोप कर दिया। और देखिए लीह धातु की उपधान में ई है कि नहीं है? लघु इक, उसको गुण कर दिया तो क्या बन गया आपका? लेह। लेह। तो लेह हकार का लोप कर दीजिए तो ले ढी, क्या बन गया आपका? ले ढी। ये नियम लगा नहीं लगा बताइए? नियम लग गया। लीढा कैसे बना? बस यहाँ क्या हुआ, आपने यहाँ पर पूर्व में ई है तो ई को गुण होगा क्या? यहाँ पर गुण नहीं होगा, अपित प्रत्यय। अपित प्रत्यय तो गुण होगा क्या? गुण नहीं होगा। गुण नहीं होगा तो क्या रहेगा? ह्रस्व ई ही रहेगा। और जब आप ढा का लोप कर दोगे तो सूत्र क्या लगेगा यहाँ पर? बस ढलो पे पूर्व से दीर्घ को ना लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? लीढा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीहा को दीर्घ ली हो जाए तो लीढा लिहंती। लेक्षी पता लगा आपको? आपने होढ़ा से ढा किया और उसको क्या कर दिया? आधे वो षडो का से सा कर दिया। लीढा लीढा। लेढू, लेढू कैसे बना आपका? लेढू बताइए। लेढू तू प्रत्यय वही तू प्रत्यय है, प्रत्यय इसलिए है। गुण होगा। और तू पित प्रत्यय है तो तो वृद्धि हो गई, हाँ। लेह हो जाएगा और ह की जगह पे हो ढ से ढ हो जाएगा। और ठीक त है। प्रत्यय, हाँ, तो त का ध करके एक ढ का लोप करने का है। लेढू। क्लियर? हाँ, तो आपको बस एक ढाका लोप, वो सब जो मैंने बताया था आपको। अब अत्रिन ढाम सारे बना लिया आपने। ताम प्रत्यय आया, सॉरी उसमें कह रहा हूँ ना, उसमें क्या बनेगा बताइए? उसमें अली धाम, क्या बनेगा उसमें? अली धाम। लिय धातु है, ताम प्रत्यय लाए, अलीह प्लस ताम। ताम प्रत्यय को क्या करा आपने? धाम कन्वर्ट कर दिया। अलीह प्लस धाम, हकार का लोप कर दिया, अली धाम, और दीर्घ कर दिया उसको तो अली धाम। अली धाम। ठीक है, इसी प्रकार आपको समझना है। अब आपको जैसे जैसे किशोर महोदय ने कहा कि जलाम जशोन्ते और ससजुषोरु सूत्र क्यों नहीं लग पाता, ठीक है ना। हम चर्चा करते हैं ससजुषोरु क्यों नहीं लग पाएगा, जलाम जशोन्ते को क्यों बांधता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना ये, इसको समझते हैं। अब आपका रुधादिगण कंप्लीट हो गया है और जल्दी आप समझ गए, 10 मिनट का टाइम मिला तो मैं आपको थोड़ा सा उसमें भी प्रवेश करवा दूंगा आपको। आज और जो तो हमने अष्टाध्यायी में देखा था तो ये उंद जो धातु है तो उसमें अनित्यतम हल उपधाया लगता है अष्टाध्यायी में। तो किसमें? हम उंद उंद धातु जो है, हाँ, उंद धातु लगेगा। तो वो हमने नहीं सॉल्व किया क्या? उंद धातु है हमारी इसमें। हाँ है ना ये। उंद, एक मिनट रुकिए, तो थोड़ा सा वो बताइए तो अच्छा रहेगा। उंद की इंद है। उंद उंद नंबर बताती मैं आपको। धातु क्रमांक 1896। 1896। हाँ, 1896। ओके, हाँ, उंदी धातु है। आप इसमें भी क्या करेंगे, देखिए आपने उंद धातु, मैंने आपको बताया ये सूत्र क्या आपका, क्या सूत्र था? स्नान न लोपः। क्या सूत्र है? स्नान लोप से न का लोप। आपने धातु आपकी पड़ी गई, उंद पड़ी गई, ठीक है। उंद पड़ा, वैसे मूल में क्या पढ़ा गया देखिए, उंदी पड़ा है, ठीक है। मूल में से मूल में से ना पढ़ा गया है, ठीक है। अब आपका इसमें प्रश्न ये होता है कि यहाँ पर अनित्यताम अलोपधायक की सूत्र की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पर लेकिन यहाँ पर अब आपने कर दिया नुम का आगम कर, क्या कर दिया? स्नम विकरण बिठा दिया। क्या बिठा दिया? स्नम विकरण। और स्नम विकरण के बाद सूत्र आपने लगाया स्नान न लोपः। क्या सूत्र लगाया? स्नान न लोपः। तो स्नान न लोपः से न का लोप तो हो गया। न का लोप हो गया। जब स्नान न लोपः से न का लोप हो गया तो फिर आपको अनित्यताम अलोपदायक इंगिति लग पाएगा क्या? नहीं लग पाएगा। फिर लग पाएगा? फिर नहीं लग पाएगा आपका। क्यों?
क्योंकि जिसको वो नकार लोप करता उसका नकार लोप तो हमने ही कर दिया, उसका नकार लोप तो समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? महोदय प्रश्न है हाँ, कि बोलिए यहाँ पर ये ईरित धातु है तो ईरित नुम है। का आगम, हाँ नुम का आगम होगा ईदित क्या? है, ईदित ईदित नहीं है, ईदित इदित है, नहीं है ईदित ना, ये अनिदित है ना, धातु तो अनिदित है ना, अनिदित हाँ, है तो नुम का आगम नहीं हो। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ई है ई। ईदित है, ईदित नहीं है, इसलिए बहुत दीर्घ छोटी दीर्घ छोटी ही मात्रा है में भी ना। नहीं, छोटी छोटी मात्रा से भी बहुत फर्क पड़ जाता है, ह्रस्व दीर्घ से भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ तो ये दीर्घ जी, है तो ये हाँ, इदित ठीक है, नहीं है। ठीक है। अब किशोर महोदय सामने आ जाइए। अब आप बहुत देर दुपक लिए। अब कहीं गए हैं शायद वो 10 मिनट के लिए, मुझे बता के गए कि कुछ फोन आया है तो आता हूँ वापस ठीक 10 है। मिनट में। अब ये आप चलिए। धकारांत धातु को पूछना था जरा। हाँ बोलिए, धकारांत धातु को बोलिए। अब जैसे रुंध प्लस टह, तो इसमें जो है दो धा होने पर कौन सा, वो असल में शुरू का 10 मिनट का निकल गया था ना, मेरा लिंक नहीं हो पा रहा था। जी, तो रुंध प्लस क्या करना है आपको टह, बताइए। ता प्रत्यय उसका जो लाए, है क्या रूप कैसे बन के आएगा? उसमें दो आपको धा दो हो गए तका, ना? मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि आपको एक वर्ण का लोप होगा, ठीक है, जरो जरो सवर्णे, इसमें दो दो रूप बनते हैं आपके। कितने रूप बनते हैं आपके? दो। धातु क्या है आपकी? रुंध। रुंध, धातु आपकी रुंध है, ठीक है। नहीं, रुध धातु है, उससे रुंध बन जाएगा। हाँ, रुधि धातु होगा, उससे रुंध बन गया, ठीक है। हाँ, अब इसमें आपका तह जोड़ना प्रत्यय है हमें। ता प्रत्यय आया, ठीक है। जी हमने नुमागम करा, अब जी नुमागम करा तो क्या बन जाएगा? रुनध, रुनंध। और नकार का लोप किससे करेंगे? स्नान लोपा से। स्नान लोपा से। धा बन गया आपका। अब ये ता प्रत्यय हमारा अपित है, वो अपित है कि नहीं है? अपित, अपित है। जी। अपित है। इस ना को दोबारा हम क्या कर लेंगे, इसको फिर नसोर लोपा से इसको क्या कर लेंगे, इसको ना का लोप कर देंगे, फिर से ना के आ का लोप कर देंगे। किसका लोप कर देंगे? ना के आ का। तो रुंद बन गया आपका, ठीक है। रुंद जी। बन गया आपको दोबारा। हम्म। अब रुंद प्लस तह प्रत्यय आया, तो आपका तह प्रत्यय को देखते ही सूत्र आया खरीचा। यदि द्वितीय और प्रथम वर्ण बाद में हो तो 4 3 2 1 को क्या होता है? चर होता है। तो खरीचा लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ पर 4 आपका वर्ण है, इसको इसको क्या हो जाएगा? इसको क्या होगा? इसको चर होगा तो ता होगा, ठीक है। अब आपका रुंत प्लस ता बन गया, तो रुंतः बनेगा। क्या बनेगा आपका? रुंतः। आप एक पुस्तक में एक सूत्र नहीं लगाया गया, वो सूत्र है झरो झरी सवर्णे। क्या सूत्र है? झरोझरी सवर्ण। मैं हो सकेगा तो माता जी से मैं एक बार पूछूंगा, अगर माता जी कहेंगे कि कोई उपयोगिता नहीं है उसकी ज्यादा या कुछ कारण से नहीं लगाया तो मैं बता दूंगा आपको, पर लेकिन वहां पर झरो झरी सवर्णे सूत्र लगना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या हल से परे झर का लोप होता है सवर्णी झर के परे होने पर। क्या कहता है वो? हल से परे झर का लोप होता है सवर्णी झर परे होने पर। तो झर है आपका ता और सवर्णी झर है आपका ता, तो पहले वाले ता का लोप हो जाएगा, तो आपका रूप क्या बनेगा? रुंतः। क्या बनेगा? रुंतः। और वैसे वैसे की पुस्तक में क्या बन रहा है? रुंतः, दो तह बन रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक, क्योंकि ये जो सूत्र है झरो झरी सवर्णी विकल्प से करता है। किससे करता है ये? विकल्प से। विकल्प से, ठीक है। अभी जब किशोर मौजा रहेंगे तब आपको सबको महोदय क्षम्यता, मैं आगे आ गया, एक कॉल अटेंड करना पड़ा। देखा, आपकी उम्र बहुत आगे जाएगी, मतलब क्या कहते हैं, बड़ी है। अब देखिए, हम ये पढ़ते हैं झलाम जशोंते और सस जो शोरू क्यों नहीं लग पाते, ठीक है ना, और होढ़ा भी नहीं लग पाता है, और हा को भी हम नहीं कर पाते, गा क्यों नहीं कर पाते हम ये समझते हैं। तो झल प्रत्याहार में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं? 4 3 2 1। 4 3 2 1 3 2 1। अच्छा ये बताइए, आप तो माध्यमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं, आपको क्या कोई इस प्रकार बताता है क्या षष्ठी स्थानी कौन है, षष्ठी विभक्ति इसमें है, इससे इसका आदेश हुआ? किशोर महोदय बताइए। नहीं, वो हमने माता जी की क्लास में नहीं पढ़ा, लेकिन वो दुर्गेश जी ने थोड़ा समझाया था उनके सूत्र पाठ में। ठीक है, तो आपको समझ में आया? नहीं, अभी तक आया नहीं है। क्या नहीं समझ में आया?
नहीं मतलब वो स्थानीय का वो कौन सा विभक्ति देखना है वो पता नहीं चलता है, कैसे देखना है सूत्र में अभी भी वो नहीं आया है। वो मतलब अच्छा, षष्ठी विभक्ति हो तो क्या होता है? स्थानीय होता है। प्रथमा हो तो क्या होता है? आदेश होता है। और यदि क्या होता है महोदय? निमित्त सप्तमी। सप्तमी विभक्ति। निमित्त सप्तमी। ठीक है, अब और लोग को तो आगे बताइए। श, एक मिनट, श, स, और फिर क्या है महोदय आपका? ह। ठीक है, स्थानीय अब देखिए, निमित्त हाँ, आदेश ऐसा वो पता लगा, लेकिन सूत्र में वो विभक्ति कौन सी है कैसे पहचानने का अभी तक नहीं समझे। हाँ, वो आपको इसलिए नहीं पता लग रहा ना हम्म, आपको, क्योंकि आपको कक्षा करता हूँ एक दिन उसके ऊपर भी, कि थोड़ा लोगों को पता लग सके कि कैसे पता लगता है। ठीक है ना, कैसे पता लगता है, कैसे पता नहीं लगता है। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ इस दिन इसके ऊपर करूंगा क्लास। फिर वो है कि बस अगली कक्षा में ज्योत्यादि कट करना है, फिर हल संधि करवानी है, फिर कुछ और भी करना है, फिर आधातु प्रत्यय भी स्टार्ट करने हैं। अपना चुरादीगण नहीं हुआ ना? क्या बात कर रहे हैं मुझे? हुआ क्या? आप ऐसे ऐसे मतलब एक क्लास बहुत हमारी पहले बर्बाद हो गया। ठीक है ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर सभी आप लोग सभी लोग हम झलाम जशोंते आता है। झलाम जशोंते मतलब कि पद के अंत में यदि चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम वर्ण हो अथवा तीनों श श स या ह हो तो झलाम जशोंते क्या कहता है? उनको जश करने के लिए कहता है। क्या करने के लिए कहता है? जश। चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम जिस भी वर्ग का होगा उस वर्ग का हम क्या कर देते हैं? झलाम जशोंते से क्या कर देते हैं? हम तृतीय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तृतीय कर देते हैं। ठीक है, या मैं लिख पाएंगे तृतीय कर देते हैं। अब कहते हैं कि शाह के स्थान पर भी आप शाह के स्थान पर तृतीय करो, शाह के स्थान पर भी क्या करो? तृतीय करो। और कहते हैं शाह के स्थान पर तृतीय क्या होगा? कहते हैं शाह के स्थान पे यदि तृतीय होगा तो शाह के स्थान पे होगा ज। क्या होगा? ज। क्योंकि शाह का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तालु। ठीक है, मूर्धन्य शकार के स्थान पे भी करने के लिए कहेगा। मूर्धन्य शकार के स्थान पे भी, मूर्धन्य शकार के स्थान पे भी करने के लिए कहेगा। दंत शकार के स्थान पे भी करने के लिए कहेगा। और ध्यान समझिएगा, ये आपको जो बता रहा हूं अच्छे समझिएगा। ठीक है, अब ये जो शा 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 सा हा, तो हम 4 3 2 1 को तो तृतीय बना लेते हैं, हम शा सा सा हा को क्यों नहीं बनाते हैं? इनमें से किसको बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं? ठीक है, ये सूत्र कहाँ लगता है? पद के अंत में। कहाँ लगता है महोदय? पद के अंत में। तो जो इस सूत्र में कार्य समझाऊंगा आपको वो झलाम जशस्ती में नहीं समझना है, कि उन्होंने तो वहां पर ये समझाया था तो यहाँ पर भी ये स्थिति घटेगी। झलाम जशस्ती में नहीं घटेगी, सिर्फ झलाम जशवंती में ही घटेगी। ठीक है, तो शाह के पास गए हम, तो कहा कि अरे तुम पद के अंत में शाह हो तो तुमको हम तृतीय वर्ण कर देंगे। क्या कर देंगे? जा कर देंगे। ठीक है, अब वो कहेगा हाँ भैया आप जा तो कर दो, पर आप जा कर रहे हो और एक सूत्र आ रहा है वो कहता है कि पद के अंत में हमेशा शाह को क्या होता है? मूर्धन्य शकार होता है। कौन सा सूत्र है, कोई बता सकता है? वो कहता है कि पद के अंत में शाह को मूर्धन्य शकार होता है। बताइए कौन क्या कह रहे थे? कोई कह रहा था? नहीं, वो दंत शकार को मूर्धन्य शकार में कन्वर्ट करता है, वो नहीं। हाँ, वृष्ट वृज किसने बोला? जिन्होंने वृष्ट वृज, हाँ तो ठीक है, जिन्होंने बोला वृष्ट वृज सूत्र, वो क्या कहता है कि पद के अंत में तालव्य शकार को क्या होता है? मूर्धन्य शकार होता है। क्या होता है महोदय? मूर्धन्य शकार। ऐसे माइक खोल के नहीं बोलेंगे तो महोदय कैसे काम चलेगा? तालव्य शकार को मूर्धन्य शकार होता है। हाँ, नहीं क्या बोला था? जिन्होंने बोला था उनका नाम क्या था, एक बार स्पष्ट बोलिए। चंद्रिका जी। अच्छा, चंद्रिका जी, ठीक है। तो पता तो रहे कि हमारी क्लास में कौन कौन सही से इतना अच्छा उत्तर देता है। तो तालव्य शकार को क्या हो गया? अब तालव्य शकार को झलाम जशोंते से क्या प्राप्त है? जा प्राप्त है। क्या प्राप्त है? जा। और सूत्र क्या कहता है? वृष्ट वृज क्या कहता है महोदय? वृष्ट वृज कहता है कि यदि पद के अंत में तालव्य शकार हो तो उसको क्या हो जाए? क्या हो जाए महोदय? उसको मूर्धन्य शकार। तो यहाँ पर
जा नहीं होगा, मूर्धन्य शकार होगा। क्यों? ठीक है ना, क्योंकि झलाम जश, तो आप इतना मान लीजिए, केवल अभी इतना मान लीजिए, किसी दिन आपको आप बस समझाऊंगा मैं आपको, अनवकाश इत्यादि ये सब क्या होता है। ठीक है, तो आपको श के स्थान पे क्या प्राप्त हो गया? मूर्धन्य शकार हो गया। क्या हो गया? श के स्थान पे क्या हो गया? मूर्धन्य शकार। किस सूत्र के द्वारा? वृष्टभ्रज के द्वारा। ठीक है महोदय, समझिए। अर्थात आपको अब कभी भी आपको तालव्य शकार नहीं मिलेगा पद के अंत में। मिलेगा क्या तालव्य शकार? नहीं। यदि पद के अंत में तालव्य शकार आपको कहीं भी मिला तो आपको क्या करना है? उसको वृष्टभ्रज के द्वारा क्या कर देना? उसको मूर्धन्य शकार बना देना। क्या बना देना उसको? मूर्धन्य शकार। क्लियर आपका? ठीक है जी। तो कभी भी आपको वृष्टभ्रज से तालव्य शकार पद के अंत में मिलेगा नहीं। यदि मिला तो उसको वृष्टभ्रज से मूर्धन्य शकार बना देंगे। तो ये आ गया मूर्धन्य शकार की कोटि में। किसमें आ गया? मूर्धन्य शकार की कोटि में। ठीक है, फिर हमने ये जो शाह है, ये पहले से शाह है, इसको तो कोई सूत्र नहीं है। तो जब हम इसमें झलाम जशवंत लगाएंगे तो क्या बनेगा? हमारा डा बनेगा। डा बनेगा। ठीक है, तो डा बना। और ये देखिए जो शाह है, अब ये भी, इसको भी मूर्धन्य शकार हो गया। तो अब जब इसको भी आप इसको भी क्या करेंगे? झलाम जशवंत लगाएंगे। जब झलाम जशवंत लगाएंगे तो अब इसको भी क्या बनेगा? डा बनेगा। इसको भी डा ही बनेगा। ठीक है, अब आप गए होड हा के पास, तो सूत्र क्या कहता है? होड हा क्या कहता है? कि पद के अंत में हा को ढा होता है। पद के अंत में क्या कहता है? हा को ढा होता है। अब ये जो होढ़ा सूत्र है, ये पद के अंत में हा को ढा करता है, और झलाम जशवंत क्या करता है? हा को जश करेगा। तो क्या होगा? हा के स्थान पे जश, घ होगा। गा होगा, गा। ठीक है, होड, क्योंकि हा का स्थान क्या है? कंठ, और कंठ के स्थान पे तृतीय होगा तो क्या होगा? कवर्ग में तृतीय होगा ग, तो ग प्राप्त हुआ। पर यहाँ पर झलाम जशवंत से गा प्राप्त है, पर होढ़ा सूत्र ने आकर के क्या कह दिया कि हा कन्वर्ट हमेशा पद के अंत में हा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ढा में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ढा हो गया, और जब इसको तृतीय वर्ण होगा तो क्या होगा? हमेशा डा होगा। क्या होगा? डा होगा। समझ में आपको? अब बचा स, तो कहते हैं कि अब सा को हम यदि जश करेंगे तो क्या होगा? हमारा दंत है तो द होगा। दंत है तो द होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अब धीरे धीरे करके। हाँ महोदय। हाँ, तो द होना चाहिए, पर लेकिन सूत्र आता है सस जशोरु। सूत्र क्या आता है? सस जशोरु। वो कहता है कि पद के अंत में सकार को क्या होता है? रू होता है। अब यदि ये वो यहाँ पर नहीं करेगा कार्य, यदि वो यहाँ पर कार्य नहीं करेगा तो वो सूत्र क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। अर्थात यदि आप उस सूत्र को कहीं पर लगने ही नहीं दोगे, क्योंकि वो कहाँ लगता है? पद के अंत में लगता है। कहाँ लगता है महोदय? पद के अंत में। और पद के अंत में झलाम जशवंते भी सा को द करता है। यदि आप हर जगह झलाम जशवंते को सा को द कर दोगे तो क्या सस जुशोरु कहीं पर लग पाएगा? क्या नहीं लग पाएगा। झलाम जशवंते तो लग सकता है अन्य जगह, अगर आप यहाँ पर नहीं लगाओगे तो अन्य जगह लग सकता है कि नहीं लग सकता है? अन्य जगह लग सकता है, कि सा को शा करने में लग सकता है, और या इसको इस करने में लगता है। पर यदि सस जुशोरु नहीं लगाओगे तो सस जुशोरु केवल पदांत सकार को ही करता है। अर्थात यहाँ भी नहीं उसे घटने दिया तो क्या फायदा उसका? क्या फायदा उसका सूत्र बनाने का? इसलिए सस जुशोरु बलवान सूत्र है। इसलिए दा के स्थान पर क्या होता है? जब भी हम जश नहीं होता, कभी भी झलाम जशवंत से जश नहीं होगा, मतलब जश होगा कब होगा? झलाम जश झसी से होगा। पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सस जुशोरु से विकल्प से क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया महोदय आपको? हाँ किशोर महोदय, आ गया। उसका थोड़ा सूत्र नंबर के साथ भी देख लेंगे तो सूत्र के नंबर के साथ देखेंगे तो कोई भी वो कुछ समझ नहीं आएगा आपको। हम सूत्र के मैं एक दिन बनाऊंगा इसके ऊपर, आपके ऊपर पढ़ाऊंगा आपको भी इसके ऊपर किस किस प्रकार से हम देखते हैं। ठीक है महोदय? ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? विकल्प से रू होगा, मतलब एक पक्ष में द और एक विकल्प पक्ष में रू। विकल्प से नहीं। ये जो हाँ, अब आपका ये प्रश्न था ना कि जब हम आपके पास टाइम हो तो मैं आपको करवा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, आप लोगों के पास टाइम है तो ठीक है, कि अब आपका प्रश्न, अब यहाँ पर अब ये स्थिति यहीं पर ये घट रही थी। धातु क्या थी आपकी? हिंस थी ना? हिनस थी। ठीक है, हिस धातु थी।
उसमें क्या हो गया, नुम कर दिया हमने। हाँ ये लीजिए, तो जो आपने उसमें नुम कर दिया, स्नम विकरण कर दिया, तो क्या बन गया आपका हिस्सा, हिनस बन गया। क्या बन गया, अट का आगम कर दिया, अहिनस बना। ठीक है। अब मैंने कहा आपको कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर झलाम जशवंत से क्या प्राप्त है, द प्राप्त है। क्या प्राप्त है, द। अब बताया था। फिर क्या प्राप्त हुआ कि दा को किसने बांध दिया, झलाम जशवंत को किसने बांध दिया, ससजुषो ने। किसने बांध दिया, ससजुषो ने। उसने कहा कि सा के स्थान पर रू करके आप क्या करो, अहिना बनाओ, विसर्ग कर दो, अहिना बनाओ। पर यहाँ पर पाणिनि जी को रूप क्या दिख रहा था, लोक में प्रचलित द दिख रहा था। अब पाणिनि जो सोचा कि यहाँ पर तो रू हो जाएगा, अब इसको द कैसे करें, तो उन्होंने एक नया सूत्र बनाया। उन्होंने कहा कि यदि सकारांत पद होगा, मतलब सकारांत पद को तिप प्रत्यय के प्रण, क्या वो केवल तिप प्रत्यय प्रण, हर जगह तो ससजुषोरु से रू हो जाए, हर जगह ससजुषोरु से रू हो जाए, पर जब तिप प्रत्यय बाद में होगा तो उस सा के स्थान पर ससजुषोरु से रू ना होकर क्या हो जाएगा, केवल सा के स्थान पर दा हो जाएगा। दा हो गया और अहिनत अहिनत बन गया। समझ में आपको, ये तिप्पिनस्ते सूत्र हो गया। ठीक है। अब अहिनत सूत्र आया, अहिनस। ठीक है, वही अहिनस बना लेना हूं दोबारा। ठीक है, प्रत्यय आया हमारा, सा प्रत्यय आया। सा का हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया, किससे, अलंग्याभ्यो दीर्घा से लोप कर दिया, ऊपर भी हमने लोप कर दिया था। ठीक है, अहिनस बना हमारा। अब देखिए, अब आपने बोला कि पाणिनि जी ने तो केवल तिप प्रत्यय के पर होने पर सा को दा करने के लिए कहा था, यहाँ थोड़ी ना कहा था। तो यहाँ तो ससजुषोरु से रू हो जाए, कह रहे रू होने लग गया, रू प्राप्त हो गया। तो फिर पाणिनि ने दोबारा सूत्र बना दिया, नहीं इसके लिए मैं दूसरा सूत्र बना देता हूँ। तो क्या बना दिया उन्होंने सूत्र, सीपी धातु रूढ़वा। तो इसने कह दिया कि अरे आप सीपी धातु रूढ़वा सूत्र अलग से क्यों बना रहे हो, तिप्पिनस्ते में ही जोड़ देते। समझ में आया, तिप्पिनस्ते में ही जोड़ देते। तो ये कहता है नहीं, ये जो सूत्र है सीपी धातु रूढ़वा, तिप्पिनस्ते नित्य काम करता है। कैसे काम करता है, नित्य काम। और सीपी धातु रूढ़वा काम करता है विकल्प से। कभी भी एक साथ नित्य और विकल्प करने वाले सूत्रों को एक साथ नहीं बिठाते हैं। ठीक है ना, नित्य काम करने वाले को और विकल्प करने वाले को एक साथ नहीं बिठाते हैं। ये नित्य कर रहा था इसलिए इसको अलग रखा, और ये विकल्प से कर रहा था, विकल्प से एक पक्ष में क्या करेगा, एक पक्ष में दा करेगा और दूसरे पक्ष में क्या करेगा, रू करेगा। ठीक है ना, समझ में आप सभी को, दूसरे पक्ष में रू करा। तो अब इसको और थोड़ा समझते हैं। अब जब अहिनस ने कह दिया कि केवल ये इतना कह देते, सीपी धातु हो, ठीक है ना, या सीपी कह देते, तो क्या होगा कि सिप पर केवल दा रूप बन जाता है। क्या हो जाता है, इसको दा हो जाता। तो केवल एक दो रूप बनते हैं, अहिनत और अहिनत। अब इनको क्या है, इनको विकल्प से रू भी करना है। अब विकल्प से करने, ये तो अगर ये कहते कि विकल्प से हो इसको, तो दूसरे पक्ष में रू हो जाता। तो इन्होंने कह दिया रू हो जाए विकल्प से दूसरे पक्ष में। ठीक है ना, और रू होने पर क्या हो गया, इसको विकल्प से कर अहिना बन गया आपका। ठीक है, क्या बन गया आपका, अहिना बन गया विकल्प से करने पर। समझ में आपको ये सूत्र। हाँ, और दश्चा में भी आपको जो आपने सीपी धातु रूढ़वा लगाया, उसको भी आपने दश्चा में उसी प्रकार लगाना। ठीक है ना, कि दा के स्थान पर क्या कर देगा, वो दा के स्थान पर रू आदेश होगा, विकल्प से रू आदेश कर देगा। वहां पर दा तो पहले से ही था, दा तो पहले से ही था, वहां पर उसको बिठाया क्यों किया, कि दा के स्थान पर विकल्प से रू भी हो सके, इसलिए बिठाया गया वहां पर। ठीक है, समझ में आपको क्लियर। और आपको ये क्लियर, आपका ये जो सूत्र है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये बहुत जगह लगता है, अदादिगढ़ में भी, यहाँ भी लगा। ठीक है, अब एक चीज हल्का सा थोड़ा सा 5 मिनट, थोड़ा एक 5 मिनट है आपके पास, सबके पास 5-7 मिनट। तो ये लेकिन ये वाला जो दो सूत्र है ना, जलाम जशोते और ससुजुरु, आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि वो त्रिपादी के हैं। त्रिपादी का है, तो मैं अभी तक हमें जो समझा था कि पहला वाला सूत्र बलीय होता है। यही मैंने आपसे बोला ना, अभी आपसे बोला कि आप यदि इसमें सूत्र संख्या में जाएंगे ना, जो अपवाद सूत्र होता है ना, उसका संख्या के साथ में कोई संबंध नहीं होता। जो अपवाद सूत्र होता है उसका संख्या के साथ में कोई संबंध नहीं होता, उसका पूर्वत्र सिद्धम उसमें कोई कार्य नहीं करता। ठीक है,
अब इसमें आप अपवाद के अलावा और भी सूत्र होते हैं जिन पे पूर्वोत्तर सिद्धम काम नहीं करता? हाँ होते हैं। नहीं, सामान्यतः अपवाद वाले ही है ना मुख्यतः। तो देखिए, परनित्यांतरंगा नाम उत्तरोत्तरम बलीयः, परनित्यांतरंगा नाम उत्तरोत्तरम बलीयः, इस शब्द को यदि आपने एक बार समझ लिया ना, एक बार, ये बहुत ही हार्ड शब्द, हार्ड है ये, हल्का मत समझिएगा इसमें। पर नित्य, पर नित्यांत, अंतरंग, ठीक है ना, ये जो है आपका, ये बहुत ही आपको बताएगा कि एक से बलवान दूसरा होता है, दूसरे से बलवान तीसरा होता है, तीसरे से बलवान चौथा होता है, ऐसे बताता है ये, ठीक है ना। सबसे बलवान आप कभी, अपवाद होते हैं ना, सबसे हाँ बलवान अपवाद, अपवाद होता है सबसे बलवान, ठीक है। मतलब पर नित्यांतरंगा नाम उत्तरोत्तरम बलीयः, ठीक है। तो इस सूत्र पर जो है पूर्वोत्तर सिद्धम काम नहीं करेगा, जो अभी आप जो बोल रहे हैं? नहीं कार्य करेगा। अच्छा, ठीक ठीक है। मैं आपको बात, और आपको धीरे धीरे अगर क्लास चलती रही तो मैं आपको धीरे धीरे हर चीजों को जानकारी देता रहूंगा। अभी तो आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं है, आपने विसर्ग संधि नहीं सीखी, मैंने दूसरी क्लास चलती है मेरी, मैंने उसमें विसर्ग संधि सिखा दी। अब विसर्ग संधि सिखा दी तो सूत्र को वो अलग अलग करना सीख गए वो, विसर्ग संधि सीखते ही, ठीक है ना। तो आपको भी विसर्ग संधि सिखाऊंगा। अगला पहले एक चीज कर लेते हैं, ज्योत्यादि गण आया। ज्योत्यादि गण की धातुओं में क्या होता है हमारा, श्लू विकरण होता है, ठीक है। क्या होता है विकरण, शप आता है, शप, शप, शप का क्या कर देते हैं हम, श्लू कर देते हैं। श्लू मतलब क्या, श्लू मतलब क्या होता है, श्लू मतलब लोप करना, ठीक है। बस एक विशेष नाम दिया गया, क्या नाम दिया उसको, विशेष नाम दिया। विशेष नाम देने का महत्व क्या है, विशेष नाम देने का महत्व यह है कि एक सूत्र बनाया पाणिनि ने, श्लव सूत्र बनाया। क्या पढ़ाया, श्लव। तो श्लव सूत्र कहता है कि श्लू के परे होने पर धातु को द्वित्व हो जाए। क्या हो जाए, द्वित्व होता है। मैंने आपको बताया, चारों सूत्र बताए थे, 4 सूत्र हैं पूरे व्याकरण शास्त्र में, द्वित्व करने वाले 4 सूत्र हैं। लिटि धातु रनभ्यासस्य और श्लव और संयंगोः और चंगी, ठीक है। अब दोनों की उभय अभ्यस्तम, दोनों की अभ्यस्त संज्ञा होती है, ठीक है, समझ में आया। अभ्यस्त संज्ञा को पढ़ के हमने एक चीज समझी थी कि प्रत्यय में चेंजेस आते हैं। क्या प्रत्यय में चेंजेस आते हैं बताइए, अभ्यस्त संज्ञा होती है तो प्रत्यय में अंतु को अतु, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हुआ, समझ में आपको। हाँ, द्वित्वाभ्यास, आपको द्वित्वाभ्यास, आपने कुछ लोगों ने वीडियो भी देखी, ठीक है ना, कुछ लोगों ने देखी है, ज्यादा लोगों ने देखी, 4-5 लोगों ने देखी है। देखी तो मतलब खोली तो सबने थी, काफी लोगों ने, पर देखी 4-5 लोगों ने। तो अजादे द्वितीय से नंद्राः संयोगादयः, इनका आपने वीडियो देख कर आपको पता लग गया होगा कि एकाचो द्वितीय प्रथम से किसको करता है, धातु के प्रथम भाग को द्वित्व करता है। यदि धातु एकाच है तो किसको द्वित्व होता है, पूरे भाग को। अनेकाच है तो हलादी है तो प्रथम भाग को, आजादी है तो द्वितीय भाग को, ठीक है। नंद्राः संयोगादयः पर आपने संयोग के आदि में न द्वारा को क्या होता है, द्वित्व नहीं होता है। इसके बाद आप जब आप हलादी शेषा पूर्वाभ्यास करके आपने हलादी शेषा में गए, हलादी शेषा ने आपने क्या करा, आपने ये सब पढ़ चुके हैं आप, वीडियो भी बोली मैंने आपको देखने के लिए। हलादी शेषा क्या करता है, आदि हल का लोप करता है, ठीक है। इनको हम दोबारा घटाएंगे, सामान्य बता रहा हूँ। फिर आया सूत्र सर्पूर्वाः खयः, ठीक है, यही पढ़ चुके हैं। ह्रस्वः, उरत, ओष्ठु, अभ्यास चर्चा, ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभ्यासस्य सवर्णे, अभ्यासस्य सवर्णे आपने नहीं पढ़ा है, यहाँ पर इसके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। आपको लिट लकार में प्रयोग हो रहा होगा, हो रहा नहीं होगा किशोर महोदय, लिट लकार में, ठीक है। आपके लिए 3 सूत्र हैं, थोड़ा सा टाइम लेके मैं आपको बस इतना बताऊंगा। ये 3 सूत्र होगा ना, कुछ धातु में इसमें भी होगा ना, जब करेंगे तभी हो, देखते हैं, अगर होगा तो कर देंगे, लगेगा, इसमें भी लगेगा, हाँ ठीक है। धातु आपकी 3 धातु हैं, निजिर, विजिर और विश्ली, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहते हैं इन 3 धातुओं को गुण होता है। क्या होता है इन 3 धातुओं को, गुण होता है। याद करके आइएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपको अगली कक्षा में ज्यादा समय ना लगे। निज, विज और विश, इन 3 धातुओं को गुण होता है। कब होता है, अभ्यास को गुण होता है। किसको गुण होता है, अभ्यास को। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अभ्यास में ह्रस्व से हम ह्रस्व कर देते, मतलब क्या कहते हैं, इसी प्रकार रहता है, निज रहता है हर जगह, हमने अभी तक हमने यही पढ़ा था। पर श्लू मतलब अर्थात ज्योत्यादि गण में एक विशेष कार्य होता है। विशेष कार्य क्या है कि इन 3 धातुओं को अभ्यास को गुण हो जाता है। तो नी को ने, बी को वे और बी को वे, ठीक है। 3 धातु इनको याद कर लीजिएगा, देखिएगा समझ में आ जाएगा, बस कुछ नहीं है, अभ्यास को गुण करना है। भ्रियामित सूत्र है, भ्रियामित, ये क्या कहता है, ये भी श्लू पर करता है। कब करता है, श्लू पर। क्या करता है, 3 धातु के नाम बताए, भ्री, मांग और ओहांग। इन भ्री, मांग और ओहांग धातुओं के अभ्यास को ई करता है। क्या करता है,
ई। इत्वम। कैसे करता है? धातु है भ्री, भ्री को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा महोदय? भ्री भ्री। अभ्यास में पूरन से उसका वर्ग हो जाएगा। उरत से अर हो गया, हलादी भर से र भ्री। जाएगा। हलादी से भभ्री, ठीक है। फिर अभ्यास से चर्चा से बभ्री बन गया। अब बभ्री बनने के बाद अभ्यास में अ है कि नहीं है? अ है। इसको ई कर देंगे किस सूत्र द्वारा? भ्रियामित, ठीक है। तो बिभ्री बन गया। माँ धातु को द्वित्व करा तो मामा, ह्रस्व करा तो ममा, और फिर माँ अभ्यास के माँ को क्या कर दिया? ई कर दिया तो क्या बन गया? मिमा। हा हा, हा को द्वित्व किया, हा हा हा, झहा जहा, और द्वित्व कर और ध्यामित से ओहांग पड़ी गई ना, तो इसको ई कर दिया तो क्या बन गया? जिहा बन गया। क्या बन गया? जिहा बन गया। जी हाँ। अर्ति पिपर्त्योश्च सूत्र आया। एक ही सूत्र को पढ़ के खत्म करते हैं। कक्षा बहुलम छंदसी, ये वेद में लगता है इसलिए यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अर्ति पिपर्त्योश्च ने कह दिया री धातु और प्री धातु। कौन कौन सी धातु? री और प्री। ये कहता है इन धातुओं को भी क्या हो जाए? इन धातु इनको भी क्या हो जाए? श्लू पर इनको भी इर आदेश हो जाए। क्या हो जाए? इनको भी इर आदेश, ठीक है। तो री 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 अर्री आरी, आरी बनाना आ गया आपको? आरी बनता है आपका। आ के बाद में आपने अभ्यास को ई कर दिया तो आ को री करके क्या हो गया? ईरी बन गया आपका। क्या बन गया? ईरी। अब भरत किशोर महोदय ने सही कहा, अभ्यास से सवर्ण्य। मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभ्यास से सवर्ण्य, तो ईरी बन गया आपका। और प्री था तो प्री प्री पर प्री पप्री, और फिर आपने क्या करा? उसको ई कर दिया तो किस सूत्र द्वारा? अर्ति पिपर्त्योश्च, तो पिपरी बन गया। आपको धातु याद करनी है। कितनी धातु याद करनी है? 3 3 6 2 8, 8 धातु याद करनी है। स्टार्टिंग की 3 धातु जिनको गुण होगा, किस सूत्र द्वारा? ये याद करना है। 3 धातु जिनको अभ्यास को, और जो बाकी 5 धातु इनको क्या होगा? अभ्यास को ई होगा, पर 2 सूत्रों के द्वारा होगा। एक भ्रियामित से, एक होगा अर्ति पिपर्त्योश्च से, ठीक है। मैं आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा अगली कक्षा में इन 2 सूत्रों को अलग अलग क्यों बनाया गया, ठीक है। मैं सवाल पूछने वाला था, आप पढ़ लिया। मैं वही पूछने जा रहा था। कि प्रश्न यही होता है कि एक साथ एक ही कार्य कर रहे हैं, एक जैसी कार्य कर रहे हैं। ये भी अभ्यास को ही कर रहा है, ये भी अभ्यास को ही कर रहा है, ये भी श्लू परिमाण पर कर रहा है, ये भी श्लू परिमाण पर कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर इनको अलग अलग बनाया क्यों, ठीक है ना। ये आपको मैं अगली कक्षा में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये 3 सूत्र समझ में आ गए ना अच्छे से? 5 मिनट में आपको तीनों सूत्र समझ में आ गए। अगली कक्षा में इन्हें तैयार करके आइएगा, ठीक है। और अगली कक्षा में हम जो तैयारी कंप्लीट करने की सोचूंगा मैं, ठीक है। और ठीक है महोदय, अब आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं थोड़ा, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। नमो नमः। धन्यवाद महोदय। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।